अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा नॉवल लेके आई हूँ और इस नॉवल का जो नाम है वो आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। तो ये नॉवल जिस राइटर का है आई थिंक अच्छा ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये नावल भी आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों ने अच्छा सा रिस्पॉन्स देना है। और हो सकता है कि कभी कभार मैं एक दिन के गैप से जो है वो नावल दिया करूँ, और लेकिन मैं आप लोगों को कंप्लीट नावल दिया करूँगी। पहले मैं पार्ट में देती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कभी अगर नावल ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर मैं उसे 2 पार्ट में करने की बजाय 1 में ही करके तो आप लोगों को 1 दिन में ही लॉन्ग नावल दे दिया करूँगी, ताकि आप लोगों को मसला ना हो और ना ही आप लोगों को इंतज़ार करना पड़े। तो हो सकता है कि 1 दिन के गैप से नॉवल जो है ना वो आया करे। तो अब हम बिना वक़्त ज़ाया किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है आज मैं अपना सर किसी दीवार से दे मारूँगा। सईद को फ़ोन किए वो अपना दुखड़ा सुनाने लगा था। हुआ क्या है? सईद बेड पर नींदराज़ लेटा इसके रोने सुन रहा था। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं आज अपना सर कहीं मार बैठूँगा। सर बात बताने की बजाय वो कोई और ही लांतराना कर रहा था। पहले मुँह से फूट के हुआ क्या है? फिर बताऊँगा तुझे। दीवार सर पर मारना चाहिए या लोहे के सर पर? सईद इसके रोने को किसी ख़ातिर में नहीं लाया। ये सब सुनने से पहले मेरा दिमाग क्यों नहीं फट गया? वह फिर वही राग लापने लगा। मेरी जान, वो तो मैं कुछ देर बाद आकर फोड़ूँगा। बताता है पूरी बात या फ़ोन बंद कर दूँ? सईद को कुफ़्फ़त ज़दा लहजे में बोला था। यार अम्मी कह रही हैं, उन्होंने मेरी बात राधिया के साथ पक्की कर दी है। सईद के धमाके पर वो असल टॉपिक की जानिब आया था। धमकाने पर असल टॉपिक पर आया था क्या? सईद अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। जी अब बताओ, क्या मैं मरने का मुकाम नहीं है या मुग अब बताओ, क्या ये मरने का मुकाम है या नहीं? वाहिद ने जताने वाले अंदाज में कहा। मैं कल तुम्हारी तरफ आता हूँ, फिर बात करते हैं। सईद भी उलझ गया था। अब बात का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अम्मी और अब्बू दोनों से अपने तौर पर बात कर ली है, मगर दोनों मेरी एक भी मानने को तैयार नहीं है। वाहिद ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। इनके मुताबिक मैं शहाबाई के नक्शे कदम पर चलूँगा। अब अगर उन्होंने किसी गोरी से शादी कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि मुझे इस राधिया मैडम से नत्थी करने पर तुल गई हैं? वो खौफज़दा सा राधे के बारे में बोल रहा था। यार देखा जाए तो वो बुरी कहीं से भी नहीं है, मगर सिर्फ उम्रों का थोड़ा बहुत फ़र्क है। सही जानता था समी और ज़ेबा बहुत सख्त गैर माँ बाप हैं। कुछ अपने बड़े बेटे के बाहर जाकर अपनी पसंद से शादी करने की बिना पर और भी सख्त मिजाज हो गए हैं। अब इनकी सारी उम्मीदों का मरकज़ वाहिद ही था। थोड़ा फ़र्क सईद की बात पर वो घटी घटी आवाज़ में चीखा था। ये अरे मेरा मतलब है, सही से बात बनानी मुश्किल हुई थी। 5 साल का फ़र्क तुझे थोड़ा लगता है? मैं इसे बाकी बड़ी उम्र की कज़न्स की तरह ही रिस्पेक्ट देता हूँ। 5 साल वो बड़ी है मुझसे। 2 साल तक होते तो चल जाता, मगर 5 साल इसका कम होने में नहीं आ रहा था। यार लोग 10-10 साल बड़ी उम्र की औरतों से शादी कर लेते हैं, तेरे से 5 साल हज़म नहीं हो रहे। सईद ने एक बार फिर इसे तसल्ली देनी चाहिए थी। तू जल्दी पर तेल छिड़क दे बस। खुदा हाफ़िज़। सईद को हमदर्दी ना करते देख वाहिद पे चिढ़ गया था। गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। सईद पेशानी में सर कर रह गया था। इसका ववेला गलत नहीं था। अगर वो खुद को इसकी जगह रखता। इंसान अपने शरीक हयात अपने से छोटी ना सही मगर कुछ तो छोटी की ख्वाहिश करता है, या कम से कम हम उम्र हो तो। अगले दिन इसके घर जाने का इरादा करते हुए सारी लाइट्स बंद करके लेट गया था। अगले दिन सईद वहाब के घर में जो था। सईद और वहाब बचपन के दोस्त थे। अब दोनों का ये हाल था कि वो एक दूसरे के घर के ही फर्शुमार होते थे। सईद वहाब के घर बेधड़क चला जाता था और वहाब सईद के घर सईद वहाब की फैमिली, इसके कज़न सबसे वाकिफ़ था और वाहिब इसके सारे ख़ानदान से। तुम समझाओ इसे कुछ। ज़ेबा ने वाहिब को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा। जिस वक़्त सईद इनके घर आया, वहाँ पर ज़ेबा और समी लाउंज में ही बैठे थे। वहाब के रिश्ते पर बहस कर रहे थे। मुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, समझने की ज़रूरत आप लोगों को है। वो सर लहजे में बोला था, मगर लहजा बेअदब नहीं था। क्या अज़ाब आ गया है? साशी वाली बच्ची है। समी ने अ, नागवारी से इसके मुसलसल इनकार पर इसे देखा था। बच्ची अच्छी भली है, मगर आप लोगों की अप्रोच ठीक नहीं है। अगर इसकी बड़ी बहन को हमसे धोखा मिला, शबाब ने इसकी बहन को मंगनी के नाम पर लटकाए रखा और शादी किसी गोरी से कर ली, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो झुँझलाया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब आप शबाब के किए का कफ़ारा अदा करने के चक्कर में कर रही हैं। इस सोचे समझे बिना कि फ़रह तो शबाब से 4 साल छोटी थी, जबकि राधिया तो मुझसे 5 साल बड़ी है। कुछ तो जोड़ मिलाते। यकीन करें मैं कभी मना ना करता, मगर आप सिर्फ़ शहाब की गलती को धोखे के चक्कर में मुझे एक बेजोड़ रिश्ता बनाना चाहते हैं। वो थके हुए अंदाज़ में बोला था। सही तुम बताओ, वो कोई इससे बड़ी लगती है? अरे इतनी कामनी सी तो है तुम, बल्कि इससे 10 साल बड़े ही लगते हो। ज़ेबा ने वहाब के कसरती जिस्म और लंबे कद को देखते हुए सईद को भी बीच में घसीटा था। वहाब आंटी गलत नहीं कह रही। सईद की बात पर इसने हैरत से मुँह खोले अपने जिगरी दोस्त को देखा था, जो बजाय इसके माँ बाप को समझाने के उल्टा से समझा रहा था। हैरत अब
गुस्से और अफ़सोस में बदल चुकी थी। मैं आप सबको बता रहा हूँ, मैंने कहा वाले दिन घर से भाग जाऊँगा। अब की बार वो धमकी में इस लहजे में बोला था, टाँगें तोड़ दूँगा मैं, तुम्हारी समी कराया था तो तोड़ दें, अच्छा है ना। लंगड़े से शादी करने से वो खुद इनकार कर दे ही। वहाब ने हाथ जोड़े थे। अच्छा तू चल मेरे साथ। सईद समी के गुस्से को बहुत अच्छी तरह जानता था। कोई पता नहीं था रिकाव वाले दिन की बजाय आज ही वहाब की टाँगें तोड़ देते। तो अपने घर जा आया बड़ा मेरी हमदर्दी करने वाला। वहाब ने हाथ जोड़े थे। बिल्कुल ही बदतहज़ीब हो गया है ये। मरो तुम भी शहाब की तरह मेरी तरफ से जहाँ मर्ज़ी मुँह मारो। समीज़ के इस अंदाज़ पर सीख-पा हो गए थे, गुस्से से दाढ़े थे। सईद ने ज़बरदस्ती से बाजू से पकड़ कर उठाया और घसीटते से अंदाज़ में सीढ़ियों तक ले आया था। वहाँ भी से हाथ चढ़वाता दब-दब करते सीढ़ियाँ चढ़ गया था। तुम जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कल रात से इसने भूख हड़ताल की हुई है। ज़ेबा ने सईद को मज़ीद इत्तला दी और किचन की तरफ बढ़ गई। सईद भी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर इसके कमरे में आया था। वहाँ भी इसकी हठधर्मी और गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा खुद को ठंडा रखो। सईद बुरा फँसा था। इसे ना समझाता तो इसके माँ-बाप की नज़र में बुरा बनता, और अब जब समझा रहा था तो वहाब की नज़र में बुरा बन रहा था। कैसे ठंडा रखूँ खुद को, तुम बताओ। ये ठंडा रहने वाला वक़्त है? ऐसे तो आजकल लड़कियों के साथ कोई नहीं करता। इनसे भी पूछा जाता है, रज़ामंदी ली जाती है, फिर जाकर रिश्ते की बात चलती है। और मैं लड़कियों से भी गया गुज़रा हूँ। वहाब का सदमा कम होने में ही नहीं आ रहा था। कमरे में मौजूद काफ़ी टेबल के करीब लेदर की कुर्सी पर बैठा वो शदीद गमज़दा लग रहा था। कुछ हल निकालते हैं, तुम यूँ दिल छोटा मत करो। दूसरी कुर्सी पर सईद बैठ गया था। अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि मैं इस वक्त घर से गायब हो जाऊँ। इंतकामी सोच रखे हुए था। यार तू सब्र तो कर, एक ख्याल आया है मेरे ज़हन में, लेकिन तू ठंडा होकर सोचेगा तो बताऊँगा। सईद ने ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। एक हाथ वहाब की बाजू पर धरा था। बताओ, वो बेजार से लहजे में बोला। ऐसे नहीं, दिमाग ठंडा कर पहले। सईद ने फिर से कहा। अच्छा अब क्या फ्रीज़र में जाकर बैठ जाऊँ या बर्फ़ पर लेट जाऊँ? ठंडा ही है, वो कोफस भरे लहजे में बोला था। सईद का कहका बुलंद हुआ था। चाचा सॉरी। वहाब के घूरने पर वो बामुश्किल अपने कहके को रोक पाया था। तुम राधे से खुद बात करके देखो, शायद वो भी अपने घरवालों की वजह से मजबूर हो। सईद की बात पर वो चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गया था, और अगर इसे अब्बू को बता दिया तो बस फिर जो निकाह 4 दिन बाद होना है वो कल ही हो जाएगा। कुछ सोच विचार के बाद वहाब ने इसका आइडिया रद्द किया। यार तुम मिल लो इससे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ फ़ोन पर बात करो। सईद ने फिर से अपनी बात पर जोर दिया था। वैसे लास्ट टाइम तुम कब मिले थे इससे? सईद की बात पर इसने ऐसा मुँह बनाया जैसे मुँह में कोई कड़वी गोली आ गई हो। तू ऐसे ही कह रहा है जैसे मैं तो दिन रात इसके साथ डटे मारता हूँ। सईद की बात का रुख वो किसी और ही जानिब ले गया था। अरे यार इतना सड़ा हुआ ना बन। मेरा कहने का मतलब है कि मैं भी सिर्फ इसे फ़रा की बहन की हैसियत से ही जानता हूँ। मुझे इसकी शख्सियत के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, मगर तू तो फैमिली में आता जाता है ना, तो तुझे अंदाज़ा होगा कि वो दब्बू सी लड़की है या फिर गालिब होने वाली। सईद ने खुलकर बात कि नहीं, इतनी कोई दब्बू नहीं है, बाएतमाद है। वैसे भी खुद जॉब करती है और फ़रा तो इससे छोटी है। 2 बार इसकी मंगनी भी ख़त्म हो चुकी है। वजह क्या है हमें नहीं मालूम। अब की बार राहब ने कुछ तहम्मुल से जवाब दिया था। और अगर ये लोग फ़रा की वजह से मुझसे राधिया की शादी करवा रहे हैं तो इसकी तो शादी भी हो चुकी है और वो खुश भी है। शायद इसके लिए शहाब भाई बेहतर नहीं थे, मगर मेरी घर वाले इस अंदाज़ में सोचे तो तब है ना। वो एक बार फिर चिढ़ा था। तुम बहरहाल इससे मिलकर बात करो, इसकी राय पता करो। अगर वो बात है तो यकीनन तुम्हारे रिश्ते के लिए नापसंदगी देखकर इनकार कर देगी, मुझे उम्मीद है। सईद के मशवरे पर इसने लम्हा भर इसकी जानिब देखा, फिर जैसे कह रहा हो मरवाएगा तू अ, तो नहीं। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। आपने हामी भर ली थी। इसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि रमज़ान से पहले निकाह और रुखसती तय हो चुकी थी। अब इसके पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे, इसलिए अपने हाथ पाँव मारने थे इसे। सईद के मशवरे पर अमल करते हुए इसने अगले दिन राधिया का नंबर डायल किया। अ, अच्छी किस्मत से दूसरी बेल पर इसने फ़ोन पिक कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम। नहायत मुहज़्ज़ब अंदाज़ में इसने सलाम किया। वालेकुम सलाम। मैं वहाँ बात कर रहा हूँ। ना चाहते हुए भी ना जाने वो क्यों घबराया था। जी मुझे पता है, आपका नंबर पिछले 7-8 साल से आपके नाम से ही सेव है। राधिया का ठंडा लहजा वाजिब को हैरान कर गया था। इन सब के पास एक दूसरे के नंबर मौजूद थे, लेकिन लिहाजा घबराहट में अपना नाम बता के इसने इंतहाई बेवकूफ़ी का सबूत दिया था। मुझे पता है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और आपके लिए और इसके लिए मुझे कहीं बाहर मिलना है। वहाब कोफ़त ज़दा लहजे में असल बात की जानिब आया था। राधे ने कुछ चौंक कर मोबाइल कान से हटाकर ऐसे मोबाइल को देखा जैसे मोबाइल से इसकी तस्वीर नज़र आ रही है। मिलने की कोई ख़ास वजह? इसके सवाल पर वो चिढ़ा। हाँ, आपसे स्टॉक एक्सचेंज की अब तरीके मुतल्लिक़ बात करनी है। वहाब की बात पर वो हौले से मुस्कुराई थी। इतनी सिर हासिल गुफ्तगू आप मेरे घर आकर भी कर सकते हैं। कुछ वजह तो इसे भी समझ आ गई थी, मगर जानकर ही इसे चिढ़ा रही थी। इतनी बच्ची नहीं है आपके मेरे और अपने मुतल्लिक़ हमारे घरों में गर्दिश करने वाली ख़बरों से अनजान हो। इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। वहाब इसकी और अपनी शादी के अल्फाज़ ज़बान पर नहीं लाना चाहता था, इसलिए एक लफ्ज़ चबा कर बोला था। इसके मुतल्लिक़ हमारे पेरेंट्स बात कर चुके हैं, मुझे मज़ीद कोई बात नहीं करनी। पता नहीं क्यों, मगर वहाब के लहजे से इसे शक हो गया था कि वो रिश्ते से खुश नहीं लग रहा। खुश तो वो भी नहीं थे। अपने से 5 साल छोटे लड़के से शादी करना इसके लिए खुश होने का मुकाम नहीं था, मगर
मुझे करनी है और आप से ही बात करनी है, वरना निकाह वाले दिन मैं क्या कुछ कर सकता हूँ इसकी गारंटी नहीं दे सकता। आपकी बारिश ने साफ लफ्ज़ों में जो कहा था। राधिया चंद पल फ़क़्त चेहरा लिए सुनती रही थी। तो बेहतर है कि आप कल मुझसे मिल लें, जगह और वक़्त का तयन आप खुद कर लें, मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगा और ये कल के ही दिन में होना चाहिए। उसका लहज़ा, सर्द लहज़ा राधा को बेहद खिला था। इसकी अगली बात सुनने बिना वाहब ने फ़ोन ने बंद कर दिया। कुछ सोचकर उसने एक रेस्टोरेंट का नाम इसे सेंड किया जो इसके और वाहब के घर के दरमियान में ही पड़ता था। ये वही जानती थी कि लड़की होकर भी इसने रिश्ते के ना होने के लिए कितना वलवला किया था, मगर इसकी कोई सुनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए अब वो खामोश हो गई थी। माँ-बाप ने रोकर इसे इमोशनली ब्लैकमेल कर ही लिया था। ये नहीं था कि वो कोई दबों किस्म की लड़की थी, इसकी अपनी बुटीक थी जो वो बहुत कामयाबी से चला रही थी, अपना खाती-कमाती थी, मगर शादी के फ़ैसले पर वो मुकम्मल तौर पर माँ-बाप पर ही डिपेंड करती थी। अब एक बार अपनी पसंद से एक लड़के से मंगनी हुई, मगर वो मंगनी तोड़कर कहीं और निकल गया। दूसरे बार माँ-बाप की मर्ज़ी से कि वो भी टूट गई अब फिर वो इस बंधन में बंध रही थी, मगर अब की बार उन्होंने मंगनी की बजाय डायरेक्ट शादी को तरजीह दी थी। ना जाने इसकी किस्मत ऐसी क्यों थी, हालाँकि किसी चीज़ की कमी नहीं थी इसमें, अच्छा कद-काठ, प्यारी शक्ल और सूरत, मगर किस्मत अच्छी नहीं थी। अपनी से बड़ी बहन की मंगनी कभी वहाब के ही भाई से हुई थी, मगर वो बाहर जाकर शादी कर चुका था। इसी का उजाला करने के लिए अब इसके माँ-बाप छोटे बेटे का रिश्ता ले आए थे और राधिया को वहाब के साथ होने वाली इस ज़्यादती से कोई खुशी नहीं थी। वो इसे हमेशा एक छोटे भाई और दोस्त की तरह ट्रीट करती थी, मगर वो भी मजबूर थी, जानती थी जहाँ कहीं बात चलेगी कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएगी। समी और ज़ेबा को हर हाल में इसको अपनाने के लिए तैयार थे, इसीलिए इसके माँ-बाप ने भी मुतमिन और कुछ मजबूर होकर इसकी बात वहाब के साथ तय कर दी थी। अगले दिन वो दोनों राधिया के मुकर्रर करदा रेस्टोरेंट में एक दूसरे के रूबरू बैठे थे। वहाब ने नज़रों को बार-बार बावर करवाया कि जो सामने है वो 5 साल बड़ी है, मगर दिल था कि राधिया की भूली-सी मनमोहनी सूरत को देखकर इसकी मानने से इनकारी था। राधा खामोशी से इसे नज़रअंदाज़ किए इधर-उधर लोगों को देखने में ऐसे मसरूफ़ थी जैसे वो आई ही यहाँ इसी काम के लिए हो। वहाब को अपना नज़रअंदाज़ किया जाना खिल रहा था। आखिर इसने गला खंगालना पड़ा। राधा ने एक अर्चनती निगाह इस पर डाली थी। देखिए, आपका और मेरा किसी भी तरह मैच नहीं बनता। ज़रूरी नहीं कि माज़ी में भाई ने जो कुछ किया इसका कफ़ारा अदा करने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। वहाँ दोनों हाथ टेबल पर रखे उँगलियाँ आपस में फँसाए सोच-सोच के बोल रहा था। गाहे-बाहे निगाहें उठाकर इसके बेपरवाह चेहरे पर भी डाल देता था। फिर वाजिब के रुकते ही वो ऐसे बोली जैसे वो इसे कोई खबर या कहानी सुना रहा हो। वाहिब ने इसकी बार तनी हुई नज़रों इसके हो की जैसे अपने एटीट्यूड पर डाली थी। फिर क्या क्या मतलब? वो कड़क लहजे में बोला, ये सब आपके ख़यालात हैं, जबकि मेरे ख़्याल बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं। मेरे लिए मेरे माँ-बाप की ज़ुबान और मर्ज़ी से बढ़कर कुछ नहीं है। राधे ने कहा हाँ, इसका इनकार करने का हर जवाज़ रद्द किया था और अपने लहजे से बावर करवा दिया, वो इसका साथ नहीं देगी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो किससे शादी करवाते हैं, वो चाहे आप हों या कोई और। आपको कोई मसला है तो अपने पेरेंट्स को इनकार करते मुझे ये सबक सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो फिर से बेलचक लहजे में इसकी आखिरी उम्मीद को भी रौंदते हुए बोली, आप बड़ी हैं मुझसे 1-2 नहीं पूरे 5 साल। सोचिए लोग क्या कहेंगे। वहाब ने इसे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहे। इसी असना में वेटर इनके करीब मेन्यू कार्ड रखने आया था। सुनो भाई, राधिया ने यकदम वेटर को मुखातिब किया। जी मैम। वो मदब होकर खड़ा हो गया। हम दोनों में से तुम्हें कौन बड़ा छोटा लगता है? जिस संजीदगी से इसने सवाल किया वेटर वहाब इसकी जुर्रत पर हैरान हुआ था। क्या बकवास है ये? वहाब यकदम आहिस्ता आवाज़ में गिराया था। नहीं, पूछने में हर्ज नहीं है। वो कंधे उचकाकर बड़े आराम से बोले, थे जाओ यार, आप इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। वहाब ने दाँत कुचकाकर इसकी मासूम सूरत को देखा था। बेटा बेचारा परेशान सूरत लिए वापस से चला गया था। क्या हरकत थी ये? वो अब गुस्से से इसे एक नज़र जाते हुए वेटर और एक नज़र राधे पर डालकर बोला, जो पुरसुकून चेहरा लिए कंधे उचकाकर इसकी जानिब देखने लगी थी। आप ही ने तो कहा था कि लोग क्या कहेंगे। मैंने सोचा आज ही ये मामला भी क्लियर कर लें कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। मज़े से वहाब के छक्के छुड़ाती वो मासूमियत भरे लहजे में बोली थी। वहाब को इसकी ये खुद एतमादी इंतहाई ख़तरनाक लगी थी। मैं आपको एक नॉर्मल रिश्ता नहीं दे पाऊँगा। अब की बार वो ठंडी साँस भर के अपने साहब को नॉर्मल रखते हुए बोला था। नहीं तो कुछ देर पहले राधिया की हरकत पर इसके साहब शदीद तन चुके थे। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। राधिया का लहजा इसे अजीब लगा था। तो फिर बेहतर नहीं कि इस रिश्ते को बनने ही ना दिया जाए। इसने फिर से राधिया को ट्रैप करने की कोशिश की थी। जिस तरह आप अपने पेरेंट्स के आगे मजबूर हैं, मैं भी इतनी ही या शायद इससे भी ज़्यादा मजबूर हूँ। अदरवाइज़ आप कोई ऐसे
टॉम क्रूज़ नहीं है कि मैं आपसे शादी करने के लिए मरी जाऊँ। अब की बार राधिया ने इसे आईना दिखाया था। इसकी बात पर वाहिब के नकूच फिर से तन गए थे। मैं बिल्कुल भी आपको खुश नहीं रखूँगा। अब इसने राधिया को डराना चाहा था। मैं अपनी खुशी को कभी लोगों से मुंसलिक करती भी नहीं। मेरी हर खुशी का मरकज़ मेरी अपनी ज़ात होती है। मुझे दूसरों से कभी खुद को खुश रखने की ख्वाहिश रही भी नहीं है। इसने फिर से बेलजई के लहजे में कहा था, शादी करके आप पछताएँगी। वो फिर से धमकीआमेज़ लहजे में बोला था। वो इस्तहज़ाया अंदाज़ में हँसी जैसे इसे कोई फ़र्क ना पड़ता। वो गुस्से से अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर तन-तन करता रेस्टोरेंट से निकल गया था। और फिर वहाब का हर एहतजाज दम तोड़ गया, मगर अब इसके अंदर एक इंतकाम की आग भड़क चुकी थी। किसी और से तो नहीं, वहाँ वो राधे से ये इंतकाम ज़रूर लेना चाहता था। क्या था अगर वो ज़रा-सा इसका साथ दे देती? जब दोनों को ही एक-दूसरे का साथ मंज़ूर ना होता तो इनके वालिदैन खुद ही कुछ और सोचते, मगर इसने इस तरह वहाब को हरी झंडी दिखाई, वो इसे तैश दिला गया। अब देखो तुम्हारी ज़िंदगी वाक़ई अज़ाब ना बना दी तो कहना। मेहंदी के दिन तैयार होते वो आईने में इसके अक्स से मुख़ातिब हुआ। निकाह दिन में ही हो चुका था, लिहाज़ा इस वक़्त इनकी कंबाइन मेहंदी की रस्म वाहिब के घर के करीब मार्की में अंजाम पाई गई थी। सब पहुँच चुके थे। वाहिब जानबूझकर लेट कर रहा था, बस कर दे, तेरी बीवी भी वहाँ पहुँच चुकी है और तू है कि तेरी तैयारी ख़त्म नहीं हो रही है। सईद कमरे में आते हुए इसे अच्छी खासी झाड़ पला गया था। हाँ, तो इंतज़ार करने दो सबको। वो खुद को खुशबू में बसाता बेनियाज़ी से बोला था, क्या सोचे हुए हो? सईद ने खोजती नज़रों से इसके अंदाज़ से देखे। कुछ भी नहीं, वो बेनियाज़ अंदाज़ में बोला। ये पहली बार था जब वो सईद से अपने ख़यालात, हत्ता कि अपने जज़्बात और आगे का अमल तक छुपा रहा था। अपने जान से प्यारे दोस्त के साथ यूँ अपना आप छुपाना इसके लिए मुश्किल था, मगर वो ये मुश्किल काम अंजाम देना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो भी सबके हमरा मेहंदी की रस्म के लिए मार्की में पहुँच चुका था। दोनों को बारी-बारी सब कज़न्स के जुम्मन में स्टेज तक लाया गया। हर जानिब गेंदे और मुख्तलिफ़ फूलों के रंगों के फूलों का मेला सा लगा हुआ था। पर्पल, ग्रीन, शॉकिंग पिंक और ब्लू रंगों के इम्तियाज का लहंगा और इस पर शर्ट पहने हुए दुपट्टे को खूबसूरती से सर पर सजाए, हल्के मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप ग्लोस और लाइनर लगाए, आंखें झुकाए वो वहाब के साथ बैठी इसकी हसास अपनी जानिब खींचने में पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी और इसी वजह से वहाब शदीद झंझलाहट का शिकार था। रिश्ते की एक आंटी ने वहाब को हथेली सीधी करने का कहा था। वहाब ने सड़े दिल से हथेली सीधी की थी। राधा बेटा, तुम भी अपने बाएं हाथ की हथेली इसके हाथ पर रखो। इसके हुक्म पर वो दोनों बौखला गए थे। ये तो अलग-अलग नहीं रखते। वहाब ने अपने लहजे को अ, तल्ख़ होने से रोकते लहजे में आम तासुर पैदा करने की कोशिश की थी। अरे भई नहीं, वो इसकी बात हवा में उड़ाते हुए राधे का हाथ खुद से सीधा करके वहाब के हाथ पर रखते हुए बोली। फिर पान का बड़ा-सा पत्ता राधिया की हथेली पर रखा। वहाब का कोफ़ा से बुरा हाल था। राधे की पेशानी पर भी पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। किसी खुशफ़हमी में मत रहना, मुझे इन वाहियात हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। राधे को टिश्यू से माथा साफ़ करते देख कर वो इसे जताए बगैर न रह सका। मुझे भी ऐसी कोई खुशफ़हमी नहीं है, आप अपनी ये गलतफ़हमी दूर कर लें। चंद लम्हों में अपना इत्मीनान बहाल करती हुए उसे तीखी नज़रों से देखते हुए बोली थी। बारी-बारी सबने इन्हें मिठाई खिलाई और मेहंदी लगाई। से फ़ारिग होकर सब कज़न ने अपने अपने तैयार किए हुए डांस किए थे। राधे मसलसारी और शोर मचाकर इन सबको बैकअप कर रही थी। एक दो बार तालियां बजाते हुए इसकी कोहनी वहाब के बाजू से लगी थी। मसला क्या है? इतना शौक चढ़ा है तो खुद भी डांस कर लो। पूरा सोफ़ा हिलाई जा रही हो। इसके कानों के हिलते झुमकों से बामुश्किल नज़रें चुरा कर आहिस्ता आवाज़ में कह रहा था, मेरी मेहंदी, मेरी शादी, मेरी मर्ज़ी, मैं रोऊँ या फुल एन्जॉय करूँ। मज़े से इसे जवाब देकर वो फिर सामने देखने लगी। वहाब ने तीखे चितौनों से इसे देखा था। इसे बीवी के रूप में ऐसी लड़की चाहिए थी जो इसकी एक नज़र से पिघलने वाली, छुई हुई हो। यूँ पटर-पटर जवाब देने वाली लड़कियों से इसे सख्त चिढ़ थी। मगर सितम ज़रफ़ी के अल्लाह ने ऐसा नायाब शाहकार इसकी किस्मत में लिखा था। कुछ इसे ये क्लिक था कि वो अपने बड़े होने की वजह से इसके रौब में आने की बजाय इसे अपने रौब में रखेगी, और यही बात इसकी चिढ़ का बाइस थी, जो सच साबित होती लग रही थी। वो इसकी किसी बेजारी को खातिर में ला ही नहीं रही थी। वहाब ने गुस्से से पहलू बदला था। ओके गाइस, नाउ गेट रेडी टू गो, अ बिग हैंड टू अ आवर ब्राइड। माइक पर डीजे के अनाउंस करने पर वहाब ने कुछ उलझकर राधा की जानिब देखा, जो मुस्कुराते हुए तालियों के शोर में डांस फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। वहाब की आंखों में हैरत, सख्त हैरत थी। राधा ने किसी कदर जताती नज़रों से इसकी हैरान नज़रों में देखा था। थोड़ी देर बाद जो गाना शुरू हुआ, राधा अंग-अंग इसके साथ रक़्स कर रही थी। सब दम बख़ुद इसे देख रहे थे। हौले-हौले डांस करती वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहाब को अपना सोचा गया हर मंसूबा ऐसे लम्हे फ़ेल होता हुआ लगा था। किसी मूर्ति की तरह वो इधर से उधर घूम रही थी। गाना ख़त्म होते ही सबने खूब तालियां और शोर मचाकर इसे दाद और तहसीन से नवाजा था। वो मुस्कुराती हुई वापस वहाब के पास आकर बैठ गई। लगता है कुछ ज़्यादा ही खुशी चढ़ी है इस शादी की। राधा के बैठते ही साथ इसने तंज़ किया था, शादी ज़िंदगी में एक बार ही होती है, चाहे अपने मनपसंद बंदे से हो
चाहे ना हो, इसलिए इसे पूरी तरह एन्जॉय करना चाहिए। सड़कें भी क्या मिल जाएगा, वो मज़े से इस पर चोट कर गई थी। वहाब दिल में इस हसीना आलिम के तंज पर तिल मिला कर रह गया था। वो किसी भी तरह इसे रोब में नहीं आ रही थी। अगला दिन भी आ गया था जब वो पुर सच कर एक अनचाहे रिश्ते को निभाने चल पड़ी थी। रुखसती के बाद मुख्तलिफ रस्मों से फ़ारिग होकर राधा को इसके कमरे में पहुँचा दिया गया। फूलों से सजे कमरे में बेड पर राधा को बिठाकर वो आपकी कज़न से चली गई थी। राधा का कभी भी इसके कमरे में आना जाना नहीं रहा था, इसलिए वो पहली बार बाप के कमरे को देख रही थी। कमरे में जा-बजा गुलाब और ट्यूलिप की पत्तियाँ बिखरी हुई थी। कुछ-कुछ फासले पर जा बजा इन्हीं दोनों फूलों से दिल की शेप बनाई हुई थी। बेड के दाएँ जानिब थोड़े से फासले पर सोफ़े और खूबसूरत सी सेंटर टेबल रखी हुई थी। इसके आगे ग्लास वॉल पर पर्दों की तह थी। बेड के बाएँ जानिब ड्रेसिंग मौजूद थी। बिल्कुल सामने बेड के आगे काउच और इसके सामने दीवार पर एलईडी और नीचे इसी का रेक मौजूद थी। कमरा बेहद कुशादा था। ड्रेसिंग टेबल के साथ ही बाएँ जानिब मुड़ते हुए छोटा-सा कॉरिडोर था, जिसके दाएँ जानिब वार्डरोब और सामने वॉशरूम का दरवाज़ा था। राधिया बेड पर बैठी एक-एक चीज़ का मुआयना कर रही थी। साइड टेबल पर एक जानिब लैंप और एक पर वाहिब की तस्वीर थी। बिलाशुबा वो बेहद वजीहा था। राधिया का दिल एक लम्हे को इसकी मुस्कुराती तस्वीर देखकर धड़का। घने बाल, गहरी काली आँखों पर घनी पलकें, साया फ़गन थी, चौड़ी रोशन पेशानी, सतवां नाक और तीखे नकूश। क्लीनशे में भी वो गज़ब डालता था और हल्की सी शेव के साथ तो बात ही और थी। वो तस्वीर यकीनन इसकी तालिब इल्मी के दौर की थी, क्योंकि अब इसने हल्की सी खूबसूरत सी शेव रखी हुई थी। दराज़ कद वाहिब के सामने स्मार्ट सी राधिया अपनी मनमोही सूरत और दरमियाने कद के साथ छुई-मुई ही लगती थी। राधिया का इरादा नहीं था इसका यूँ इंतज़ार करने का, क्योंकि कल से आज तक वो अपने हर अंदाज़ से अपनी नापसंदीदगी इस पर पूरी तरह वाज़ा कर चुका था। मगर फिर दिल में आके वो यही सोच रहा था कि रहा होगा कि इतनी वाज़ह नापसंदीदगी के बाद वो भी इसे मुँह तोड़ जवाब देगी और इसका इंतज़ार नहीं करेगी। इस तरह इसका मकसद पूरा होगा। और राधिया का इसका मकसद पूरा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि स्टेज पर चढ़ने से लेकर घर आने तक जिस तरह वो इसके मामले में बेज़ारी दिखाता रहा और जैसे ज़ेबा इसे कवर करती रही, राधिया को अपनी इंसल्ट महसूस हुई थी। इसने भी दिल में सोच लिया था, अगर वो इसके साथ बुरा करेगा तो वो इससे ज़्यादा इसके साथ बुरा करेगी। ज़िंदगी अगर ऐसे ही गुज़ारनी है तो फिर ऐसे ही सही। बस इसे ये इत्मीनान था कि इसके माँ-बाप इसकी रुखसती करके चैन की नींद सोएँगे। अब इसे अपनी ज़िंदगी के सभी फ़ैसले खुद करने थे। अब तक वो इन पर इन्हिसार किए हुई थी। अब और नई सोचों में मसरूफ़ वो वहीं बैठी थी जहाँ वहाब की कज़न उसे बिठा कर गई थी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुलने और ज़ोरदार दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ हुई, मगर राधिया इस धमाके पर भी टिसमिसना हुई। मज़े से एक तकिया पीछे करके साथ लगा इस पर कमर टिकाया, मोबाइल हाथ में लिए फ़ेसबुक और व्हाट्सएप चेक करने में मगन थी। वहाब ने इसका बेनियाज़ मगर किसी कदर कातिल रूप देखा तो जी जान से जल गया था। इसे उम्मीद थी कि इसके बेज़ारी के सबब वो अपना हुलिया बदल चुकी होगी, मगर वो अपनी हशर सामानिया लिए बेड पर मज़े से ले बैठी इसका इम्तिहान ले रही थी। खुद को इसके साहिरा के सहर से बचाने की भरपूर तंगो वो कर रहा था और वो थी कि इसकी आज़माइश बढ़ा रही थी। गुस्से से शर्माने का केला बेड पर इसके पाँव के पास फेंकने के अंदाज़ में उछाला। राधा ने तीखी नज़र से इसके अंदाज़ देखे, जो अब दूसरी जानिब मौजूद टेबल पर झुका कुछ ढूँढ रहा था। थोड़ी देर बाद एक पेपर और कलम में लिए वो इसकी जानिब आया। इसकी दूसरी जानिब बैठते गुस्से से राधा के सजे-सवरे रूप को देखा था। राधा इसके इन्हमाकात पर भी इसकी जानिब मतवज्जा नहीं हुई थी। मज़े से मोबाइल पर कुछ टाइपिंग जारी थी। किस खुशफ़हमी में आप यूँ अभी तक यूँ बैठी हैं? आखिर इसे राधिया को मतवज्जा करना पड़ा आपकी ये गलतफ़हमी दूर करने के लिए कि मैं आपके लिए यहाँ बैठी हूँ। मुझे अपनी सेल्फ़ीज़ लेनी थी, इसीलिए मैं यहाँ अभी तक बैठी हूँ, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक अब मैं भी इस बेडरूम की मालिक हूँ, तो मेरी मर्ज़ी में जितनी देर और जैसे भी यहाँ बैठूँ। इसकी जानिब नज़र उठाए मज़े से तुर्की ब तुर्की जवाब देकर इसके अंदर मज़ीद आग भड़काती वैसे लम्हे वहाब को किसी ज़हर से कम नहीं लगी थी। मेरी तरफ़ से पूरी रात ऐसे बैठो, मुझे क्या? मुझे इस पर साइन चाहिए। वह तिल मिलाकर बोला था। राधिया ने इसके हाथ से पेपर से लेकर एक नज़र देखा। वो इजाज़तनामा था दूसरी शादी का। इसके चेहरे पर साया सा आकर गुज़रा था। इसके वहमो-गुमान में भी नहीं था कि इसकी शादी की पहली रात ये तोहफ़ा मिलेगा। ये आपकी मुँह दिखाई और मेरी आज़ादी का परवाना। इसे खामोश देखकर वहाब ने दिल जला देने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए इस पर चोट की थी। इसने एक गहरी सांस लेकर पेन के लिए हाथ इसकी जानिब बढ़ा। इसकी अब की बार हैरान होने की बारी वहाब की थी। वो समझ रहा था वो वलवला करेगी, रोएगी, ऐसा मत करो, मगर इसका पुरसुकून चेहरा इसे और भी गुस्सा दिला गया था। पेन दें। जब इसने कुछ देर पेन इसकी जानिब नहीं बढ़ाया, तब राधिया ने अपनी पुरसुकून निगाहें इसके चेहरे पर गाड़ते हुए कहा। वहाब ने खामोशी से इसे पेन दिया था। राधिया ने तेज़ी से साइन किए। बस इतनी सी बात। बड़े सुकून से इसने पेपर वापस करते चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए इसकी तरफ देखा था। वहाब ने
छुपने वाले अंदाज़ में पेपर्स वापस लिए, वो क्यों इतनी पुरसुकून थी समझ नहीं आ रही थी। राधे अब की बार मज़े से कुछ गुनगुनाती ड्रेसिंग के सामने आई थी। अपनी ज्वेलरी उतार कर सलीके से रखी आईने में नज़र आते वहाब के अक्स को देखा, जो अब भी हैरान और परेशान सा बैठा था। फिर वही पेपर्स दराज में फेंकने वाले अंदाज़ में डालकर धप-धप करता वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अपनी नाकदरी पर एक आंसू राधे की आँखों के गोशे पर ठहरा, जिसे बेदर्दी से उसने साफ़ करके खुद को मज़बूत बनाया। जो भी था आखिर तो वो थी एक लड़की, नरम दिल रखने वाली, जिसकी चंद ख्वाहिशात भी थी, मगर वाहिब ने इसकी तरह इसकी ज़ात की नफ़ी की थी। वो इसकी ख्वाहिशों तक कैसे रसाई हासिल करता। जैसे ही वाहिब बाहर आया, राधे अपनी चीज़ें समेट कर कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हो गई थी। बाहर आई तो वो मज़े से बेड पर लेटा था। कमरे की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। राधे भी आस्ता से चलती बेड के दूसरी जानिब आई। यहाँ हरगिज़ नहीं सोएंगी आप, वो गुस्से से फिर से भड़का था। मैं पहले भी आपको बावर करवा चुकी हूँ कि कमरा अब मेरा भी है। फ़िज़ूल में सेंटी होकर मेरा दिमाग ख़राब मत करें। मज़े से इसके गुस्से की परवाह किए बगैर वो तकिया दुरुस्त करके लेट चुकी थी। वो बनाकर उठा था और इधर सोफ़े पर लेटो, चलो। बेदर्दी से इसका कंधा हिलाकर कहा। अब की बार वो भी गुस्से में उठी। मेरा ख़्याल है अब मैं आंटी और अंकल के कमरे में जाकर सोती हूँ। दुपट्टा अपने कंधे पर दुरुस्त करती वो उठी। फ़िज़ूल का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही अपनी नापसंदीदगी से आगाह कर चुका हूँ। फिर ये सब यूँ नॉर्मल अंदाज़ में आप कैसे ले सकती हैं? अब इसने अपना मसला बयान किया था, और मगर मैंने भी आपको बताया था कि ये नापसंदीदगी आपकी जानिब से है। मुझे अपने माँ-बाप की बात का मान रखना है, सो रखा। अपने मसले का हल आप खुद ही ढूँढें। कंधे उचकाती वो वापस अपनी जगह पर बैठी थी। दूसरी शादी की इजाज़त भी दे दी है, और क्या चाहिए आपको? सर दोबारा तकिए पर रखा था। आपकी मौजूदगी मुझे इस कमरे में बर्दाश्त नहीं है। वो फिर से आराम से लेटते देख बोला था। मुझे सुबह आंटी और अंकल के सामने मसला रखूँगी, वो आपको बता देंगे कि क्या करना है। इसने फिर वाहिब की दुखती रग पर हाथ रखा था। वो समझ जाते तो बात ही क्या थी। खैर मुझे क्या, जहाँ मर्ज़ी लेटो, आपका वजूद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। गुस्से में करवट लेटते फिर से इसकी इंसल्ट की थी। जब मेरा वजूद कोई मायने नहीं रखता, फिर जहाँ भी लेटो आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। नींद पूरी करें ताकि कल से फिर तंज के तीर चला सके। वो भी अपने नाम की एक थी। मज़े से इसे जवाब दूसरी जानिब किया और आँखें बंद कर लिए। इत्मीनान बहुत था कि अंकल आंटी इसके साथ हैं। जो भी कर ले, वाहिब इसे इसकी हैसियत से हटा नहीं सकता था। ये इत्मीनान इसे पुरसुकून नींद में ले गया था, जबकि दूसरी जानिब अपनी नफ़रत झेल कर भी वाहिब बेसुकून और बेचैन था। शादी के हंगामे सर पड़ते ही वलीमे से अगले दिन ही दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। वहाब को शदीद कुफ़्फ़त हो रही थी। सबके सामने एक अच्छे शादीशुदा जोड़े का मंज़र पेश करते हुए वहाब ने चौथे दिन से ही ऑफ़िस दोबारा जॉइन कर लिया था। हालाँकि ज़ेबा ने काफ़ी शोर मचाया था। शादी कही थी आपने कर ली, अब इस एक रिश्ते को अपनी हर मसरूफ़ियात पर फ़ोकस नहीं दे सकता। ज़ेबा को जैसे ही मालूम हुआ कि वो सुबह से ऑफ़िस जा रहा है, उन्होंने अपने कमरे में से तलब किया था। वो झंझलाए अंदाज़ में इसके सामने बैठे इनके सवालात के जवाब दे रहा था। वाहिब इतनी प्यारी तो है वो, तुम फिर भी इसके साथ खुश नहीं हो। शादी के दौरान वो यही समझ रही थी कि अभी गुस्से में है। बीवी के साथ चंद दिन गुज़ारेगा तो ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ खूबसूरती किसी अज़वाजी ज़िंदगी क की कामयाबी का राज़ तो नहीं होती। खूबसूरत लड़की को कभी तलाक ना मिलती अगर इसकी ख़तरनाक हद तक कही जाने वाली संजीदा बात पर इनका दिल दहल कर रह गया था। क्या करने वाले हो तुम? उन्होंने दहशत से इसकी आंखों की संजीदगी को देखा था। बेफ़िक्र रहें, तलाक नहीं दूँगा, मगर हर वक़्त इसे अपने सामने भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम से कम ऑफ़िस जाकर तो इस उम्र रसीदा ख़त्म से जान न छूटेगी। वो नफ़रत से बोला था। वाहब इस तरह मत करो बेटा, इसे समझाओ, वो बहुत अच्छी बच्ची है। उन्होंने फिर से मोहब्बत से इसका हाथ थाम कर इसे समझाने की कोशिश की थी। बच्ची नहीं है वो, मुझसे 5 साल बड़ी है। छोटी नहीं बड़ी है भाई की सज़ा मुझे मिल गई। अब कहें तो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारने दे। वो गुस्से में इसका हाथ झटक कर कमरे से निकल गया था। ऑफ़िस से वापसी पर वो जानबूझकर जिम आ गया था। वो चाहता था जितना वक़्त इसे मैसर है वो घर से बाहर गुज़ारे। जिम में दाखिल हुआ तो सबने इसे मुबारकबाद दी। बेदिली से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सबकी मुबारकबाद वसूल की। फिर अपने जिम पार्टनर की जानिब बढ़ा। कैसे हो भई? सुना है भाभी बड़ी हैं तुमसे, इसने सरसरी सा सवाल किया, जो आपको किसी ताज़ियाने की तरह लगा था। हम सिर्फ़ पर इक्तफ़ा किया, डॉट पर किया डॉट्स पर वेट्स लगाने लगा। ध्यान रखना, बड़ी उम्र की लड़कियाँ कभी रो में नहीं आती, बल्कि शौहर को ना सिर्फ़ बच्चों बल्कि गुलाम की तरह ट्रीट करती हैं। मज़ीद आग भड़का कर अपने काम में मसरूफ़ हो चुका था। इसके बाद वहाब को राधिया का रवैया याद आया था। वो वाक़ई इसकी किसी बात को ख़ातिर में नहीं लाती थी। वेट उठाने में मुश्किल हो गई। क्या हुआ है? इसे वापस वेट रखते देखकर कोच इसके करीब आया। पता नहीं, शायद 1 हफ़्ते का गैप दिया था ना, इसीलिए कुछ टेम्पो नहीं बन रहा। वो नज़र नीचे किए बोला था, अरे यार तुम तो कम से स्टार्ट करना। वो इसका कंधा थपथपा कर चला गया। इसके बाद भी आधा घंटा बमुश्किल वहाब जिम में गुज़ारा था।
दिमाग बिल्कुल भी साथ नहीं देने से इनकारी था, गुस्से से वापसी के लिए निकल गया था। हमारी किस्मत बेडरूम में पहुँचा तो राधे मज़े से कोई फ़िल्म लगाए बेड पर बैठी, साथ-साथ पॉपकॉर्न खाने में मसरूफ़ थी। वहाब ने किसी किसी कदर हक़ारत से इसके ये अंदाज़ देखे थे, फिर नज़रअंदाज़ करता वॉशरूम की जाने बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद वापस आया तो अ, इसके इन्हमाक में कोई कमी, कोई फ़र्क नज़र नहीं आया था। वहाब ने गुस्से भरी नज़र इस बेनियाज़ के चेहरे पर टकाई। जिम में होने वाली गुफ्तगू फिर से ज़हन के पर्दे पर ताज़ा हुई थी। राधा ने एक नज़र निगाह खुद को घूरते वहाँ पर डाली थी। चेहरे पर बेनियाज़ी का खोल तारी था, मगर दिल कभी-कभी इसके यूँ देखने पर सूखे पत्ते की मानो काँपता भी था। बंद करो इस बकवास को। जब इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वह गुस्से से बोला था। राधा ने आवाज़ बंद करके ब्लूटूथ ईयरपीस कान के साथ अटैच करके हल निकाला था। वह अपनी बात की ये बेकदरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्से से रिमोट इसके हाथ से लेना चाहा। वो चौकन्ना बैठी थी, हाथ सर से वहाब की पहुँच से दूर किया था। मसला क्या है आपके साथ? अब आवाज़ तो नहीं आ रही ना? सोच आएँ पुरसुकून चेहरा इसके बराबर बैठे वहाब को तैश दिला गया था। इसकी रोशनी मेरी आँखों में चुभ रही है। दाँत पीस कर बोला था, तो अब मैं क्या करूँ? मेरा मूवी देखने को दिल कर रहा है। आप ये कुशन आप अपनी आँखों पर रख लें। एक और हल बताया। फिर से इसे बच्चों की तरह ट्रीट किया। इसे बंद करो नहीं तो मैं ये एलईडी तोड़ दूँगा। उँगली उठाकर वो वार्निंग दी, ये तो मैं बंद नहीं करने वाली। हर वक़्त आपकी बात मानती जाऊँ। वो दो बोली थी। कितनी बातें मानी हैं मेरी अब तक? इसने सारा रुख राधे की तरफ किया था। किस रिश्ते से सारी बातें मानो? भुमिष्कार कर सवाल किया था। ओह! बस इतना सा सब्र कर सकी, रिश्ता बनाना चाहती हो? वहाब की बात की तह तक पहुँचते साथ इसका हल्क तक करवा हुआ था। घटिया सोच, 2 लफ्ज़ ही इसने वहाब की सेवा कर दिए थे। वहाब ज़रे लब मुस्कुराते जैसे इसे चिढ़ाने लगा, फिर मज़े से इसके एक कान से ईयरपीस निकाल के अपने कान में लगाया और इसके करीब तकिया करके मज़े से बैठकर राधे की गोद में रखे पॉपकॉर्न का बाउल से पॉपकॉर्न खाने लगा। वो हैरत से इसे बदलते मगर किस कदर ढीठ इंसान को देख रही थी। क्या बदतमीज़ी है। दूसरी बार जब इसका हाथ पॉपकॉर्न की जानिब बढ़ा, इसने बाउल पीछे करते वहाब को घूरा था, जो थोड़ी देर पहले आप कह रही थी। वो मज़े से बोला, निगाहें सामने स्क्रीन पर थी। ईयरपीस वापस दें, इसने ज़ब्त करते हुए हथेली इसकी जानिब बढ़ाई थी। मुझे भी मूवी देखनी है। इसकी शफ़ाफ़ हथेली से नज़र चुराते हुए मज़े से बोला था, मगर मुझे मूवी अकेले देखनी है। आप सोच आएँ। राधे ने गोया बहस खत्म की थी। मेरा कमरा मेरा, एलईडी मेरी, नींद भी मेरी, तो मेरी मर्ज़ी। मैं मूवी देखूँ या सोऊँ, वो भी अब बेनियाज़ी की इंतहा पर था। राधे ने गुस्से से इसकी जानिब देखा। दूसरा ईयरपीस भी इसके पास से पटक कर बाउल साइड पर रखा था। तकिया सीधा करके लेट गई, समझ गई कि वो अब रटाई करेगा और जितनी देर लेटेगा नहीं, इसे कोई ना कोई तंज़ करता रहेगा। इसके मैदान से भाग कर खड़े होने पर वहाब के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी थी। किनखियों से इसने अपने साथ लेटे वजूद को देखा, फिर तवज्जो फ़िल्म की तरफ कर ली। जो भी था, इसकी चॉइस अच्छी थी। अगले दिन सुबह नाश्ते पर वहाब किन अँखियों से राधे की तैयारी देख रहा था। लेमन और ग्रे कलर का सीधा ज़ेब सूट पहने, लाइट सा मेकअप किए, बालों को अच्छे से सेट किया, वो कहीं जाने को तैयार थी। तैयारी देखने के बावजूद इसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। इसे क्या जहाँ मर्ज़ी जाए बेटा, राधिया को इसकी बुटीक से ड्रॉप कर देना। वहाब को उठता देख ज़ेबा ने चाय पीते हुए सरसरी से अंदाज़ में कहा, क्या किस खुशी में वो एकदम भड़का था। राधा ने एक नज़र से देखा, फिर जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है जॉब की, बंद करो ये बुटीक। मज़े से इसे हुक्म सुनाकर वो डाइनिंग हॉल से जाने लगा, जब अपने पीछे से इसकी चुभती आवाज़ सुनाई थी। मैंने इतने साल लगा कर ये बुटीक इसीलिए सेट नहीं की कि शादी के बाद इसे बंद कर दूँ। मेरा प्रोफेशन है और मुझे ये करना है। वो दो टोक अंदाज में बोली थी। क्या मसला है तुम्हें? कोई मयूब काम नहीं है इसका? लेकर जाओ। समी ने भी वहाब को झाड़ पिलाई थी। वो गुस्से में तनफन करता कमरे की जाने बढ़ गया था। मेरी किसी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना माँ बाप की नज़र में, ना अब इस नाम नेहात बीबी की नज़र में। गुस्से से ऊँची-ऊँची बोलता वो घड़ी पहनकर वॉलेट और मोबाइल उठाते बाहर निकला था। गाड़ी के करीब ही वो खड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। वो जो थोड़ी देर पहले दिल को कुछ अच्छी लगी रही थी, अब इस वक़्त फिर से नफ़रत महसूस हो रही थी। गुस्से में ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए धमाकेदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया था। राधे अपनी जगह कहाँ सी गई थी। लरज़ते हाथों से दरवाज़ा खोलकर इसके बराबर वाली सीट पर बैठकर एक नज़र से देखा, जो आँखों पर ग्लासेस लगाए, जबड़े पीछे चेहरे पर सख्त आश्चर्य लिए हुआ था। गाड़ी रेस ड्राइव अंदाज में रिवर्स की। राधा ने जल्दी से सीट बेल्ट पहन ली थी। मुबादा इधर-उधर टकराती फिरती। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी हवा से बातें करने लगी। एड्रेस बताओ। गुस्से भरी आवाज़ इसके करीब से आई थी, जो गाड़ी से बाहर भागते हुए दौड़ते मंज़र में घूमते शराफ़त से इसे रास्ता बताया। ये सब साबित करके क्या समझ रही हो? थोड़ी देर बाद वहाब की आवाज़ फिर से आई थी। मुझे कुछ साबित नहीं करना। कल को जब दूसरी शादी कर लेंगे तो मैं क्या दर्द की ठोकरें खाऊँगी? मैं खुद मुख्तार हूँ और खुद मुख्तार ही रहना चाहती हूँ। वो भी संजीदगी से अपना नुक्ता नज़र बयान करने लगी थी। और वैसे भी जब मुझे बीवी नहीं मानते, ना मुझसे ना इस रिश्ते से आपका कोई लेना देना, तो फिर मैं जो मर्ज़ी करूँ। आपका इतना वलवला करना बनता नहीं है। इसका बहुत कुछ जताता हुआ लहज़ा आपको मज़ीद तनमिला कर रख था, तो आगे की प्लानिंग हो रही है। वो होंठों को सीटी की शक्ल बनाते हुए बोला था, जब आप प्लानिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो कंधे उचका कर बोली थी, तो फिर अपनी गाड़ी भी लो।
इतनी खुद मुख्तार हूँ मैं, क्यों ड्राइवर बनूँ? वो चिढ़कर बोला था। शौहर नहीं बन रहे तो कुछ तो बने, ड्राइवर ही बन जाएँ। राधिया का शोखी लिए लहज़ा से एक आँख ना बाया था। जानता हूँ मेरी पर्सनैलिटी से बुरी तरह मुतासिर हो, अब यूँ जली-कटी सुनाकर अपने जज़्बात से आश्कार मत करो। बाप की बात पर इसका दिल क्या फिर से कहे घटिया सोच और घटिया इंसान, मगर फिर खामोश रही। जैसा इंसान खुद होता है वैसी सोच रखता है। खुद को कुछ सख्त कहने से रोकते-रोकते भी बस की तबीयत साफ़ कर गई थी। क्या वो चाहता था कि वो इतनी फ़ज़ूलगोई से इसे जज करे कि वो खुद इसे छोड़कर चली जाए? हाँ, अब इसे वहाब के इरादे से ऐसे ही लग रहे थे, मगर वो भी दिल मज़बूत किए इसकी हर उल्टी-सीधी बात सुन लेती थी और बर्दाश्त कर लेती थी। अपनी सोचों से घबराकर उसने यूँ ही हाथ बढ़ाकर स्टूडियो ऑन किया था। अभी रास्ता काफ़ी था, इसे मज़ीद वहाब की गुल अफ़सानियाँ नहीं सुननी थी, इसलिए स्टूडियो ऑन कर लिया था। शुक्र था कि वहाब खामोश हो चुका था। गाना सुनते राधे की आँखों में आँसू ठहर गए थे। इसने और चाहा ही क्या था, एक कदर करने वाला साथी, मगर किस्मत ने इसके साथ क्या खेल खेला था। कभी-कभी दिल करता कि इसके साथ कोई यूँ उड़ने वाले पर 2 हर्फ़ भेजे और छोड़-छाड़ कर चली जाए कहीं भी, जहाँ कम से कम वाहिब की नज़र में डूबी बातें ना हो। वो नहीं जानती थी वो किस तरह बुरी तरह इसका दिल दुखा रहा है। अल्लाह करे कि तुम्हें मोहब्बत और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे साथ वही कुछ करे जो तुम आज मेरे साथ कर रहे हो। चंद दिनों में ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। न जाने क्यों आज ये बददुआ इसके दिल में आई थी और इसने पूरे दिल से खामोश बददुआ अपने से चंद गज़ के फ़ासले पर बैठे अपने शौहर को दे डाली थी, और अल्लाह खामोश सब्र करने वालों के सब्र को रायगा जाने नहीं देता। किस किस्म की बुटीक चलाती हो खुद को, कभी कोई ढंग के कपड़े नहीं पहने। अगले दिन वापसी पर इसे पिक करते हुए वो जानबूझ के इसे छेड़ रहा था। वह कितनी तो समझ आ गई थी कि वो ज़्यादा खामोश रहती है ताकि लड़ाई ना हो, मगर वह न जाने क्यों उसे बार-बार तंग करता था। हर वक़्त अपनी बातों से आजिज़ करने की ठान रखी थी ताकि वो तंग आकर खुद ही चली जाए। लड़कियों की क्या ड्रेसिंग सेंस होती है, वो चिढ़े बगैर बड़े आराम से बोली थी। बिल्कुल, लड़कियों को तो ड्रेसिंग सेंस हो सकता है ना, बड़ी उम्र की औरतों का नहीं हो सकता। वो फिर से इसे उम्र का ताना दे गया था। अब की बार वो खामोश रही थी, मगर दिल में कहीं इसकी बात ने तकलीफ़ पहुँचाई थी। इंसान थी वो, कैसे नफ़ी करती इस बात की कि वह आपकी जानिब से चलाए जाने वाले तीर इसे घायल नहीं करते। आपकी बहुत रिसर्च है, लगता है सारी जवानी इसी में ज़ाया कर दी। आखिर सोच कर इसे जवाब दिया था। वह आपका कहका बेसाख्ता था। अभी मेरी जवानी चल रही है मोहतरमा, फिर से इस लहजे का तंज़ दिया गया। तंज़ राधे ने महसूस किया था। फिर कब दूसरी शादी करें? अचानक इसकी जानिब रुख करते हुए एतमाद से बोली थी। जल्द ही चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट छुप दिखाई थी, ऐसे जैसे जिस लड़की से करना चाहता हो वो वहीं कहीं हो। राधे ने हँस-हँस इसकी ये मुस्कुराहट देखी और रुख फिर से सामने कर लिया। मिलना है इससे, दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से इसे देखते हुए कहा, नहीं, पहले अंकल आंटी को मिलाएं, वो ज़्यादा खुश होंगे आपकी पसंद की लड़की को देखकर। राधिया ने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा। अब मुस्कुराने की बारी इसकी थी। बल्कि कहते हैं तो कल ही मैं और आंटी इसके घर जाकर इसे मिलाते हैं। इसने मासूम सी शक्ल बनाकर एक और मशवरा दिया। वाहब ने गुस्से से होंठ भींचे थे। इन्हीं की वजह से तो ये अनचाहा रिश्ता बांधा था। एकदम खामोश होकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। राधे ने भी सुकून का सांस लिया था। रमज़ान शुरू होने में फ़कत चंद ही दिन रह गए थे। इस शाम घर आते आते ही ज़ेबा ने राधिया को ग्रोसरी लेने के लिए चलने का कहा था। प्लीज़ माँ, इस वक्त मेरा हरगिज़ मूड नहीं है जाने का। ज़ेबा राधिया को बुलाने इनके कमरे में आई। वहीं वहाब कपड़े चेंज किए, टीवी ऑन कर बेड पर आरामदेह अंदाज में बैठा हुआ था। जब ज़ेबा के कहने पर कि वो इन दोनों को ग्रोसरी के लिए ले चले, इसका मुँह बन गया था। नहायत बेचारी से माँ को कहा, हद है वहाब, अब हम दोनों कहाँ अखबार होती फिरेंगी? तुम्हारे अब्बू भी घर पर नहीं है, नहीं तो इन्हीं के साथ चले जाते। उन्होंने इसे कहा था, यार कल कर लेना, सच में बहुत थका हुआ हूँ। बेड पर मज़ीद फैलते हुए बोला था। राधिया वॉशरूम में कपड़े चेंज करने गई हुई थी। जैसे ही बाहर निकली, ज़ेबा को एकदम कुछ याद आया था। अच्छा, फिर ऐसा करो, गाड़ी की चाबी राधिया को दो, इसे गाड़ी चलानी आती है, हम दोनों खुद ही चली जाती हैं। राधिया जो दुल्हे-दुल्हा चेहरे पर क्रीम लगा रही थी, एकदम शीशे में से इन दोनों को देखते हुए इसके हाथ थमे थे। वहाब ने भी गर्दन रोककर एक नज़र से देखा था। बेटा, तुम्हें आती है ना चलानी? ज़ेबा ने इसे तस्दीक चाही। शादी से पहले घर के ज़्यादातर काम वही करती थी, लिहाजा अब्बा से बहुत छोटी उम्र में गाड़ी चलानी सीख ली थी। जी आंटी, इसने हौले से कहा। वहाब की पुरतपिश नज़रें अभी भी इसी पर थी। राधिया ने इसकी जानिब देखने से
ग्रेज़ किया था। वो छोटे से टॉप्स पहन रही थी। बस ठीक है, मैं अपना बैग पकड़ती हूँ, तुम चाबी लेकर नीचे आ जाओ। ज़ेबा जल्दी से प्रोग्राम तय करती कमरे से बाहर निकल गई। वह अपने साइड ड्रॉर से चाबी उठाई। अब कहीं मेरा गुस्सा मेरी गाड़ी पर मत निकाल देना, इधर-उधर मत मार देना। वैसे भी इस उम्र में दिखाई और सुनाई कम देता है। वह ने एक आबरू उचकाकर इसे तंज़ किया था। राधे ने एक लम्हे को आँखें बंद करके गहरा साँस खींचा, जैसे इसका तंज़ बर्दाश्त कर रही हो। अब रहने दें, हम कैब कर लेंगे। बमुश्किल इसके तंज पर खुद को नॉर्मल करते हुए वो दिमाग को अपनी जगह पर रखते हुए बोली थी। पहली बार अपने तंज पर इसके चेहरे पर लहराने वाला साया इसे भी बुरा लगा था। जैसे ही इसके पास पड़ा अपना बैग उठाने के लिए झुकी, न जाने वहाब के दिल में क्या समय एकदम इसका हाथ थाम गया। अच्छा यार, मज़ाक कर रहा हूँ, ये लो ये ले लो जाओ चाबी। दूसरे हाथ से इसकी हथेली खोलते चाबी इसके हाथ पर रखी। इसके लिए उसने अजीब-सी तकलीफ़ दी बजाय खुशगवार एहसास देने के। राधे ने गुस्से से हाथ खींचा था। वहाब ने हैरत से इसका रद्द-ए-अमल देखा था। आइंदा मुझे हाथ मत लगाइएगा, आपकी ज़ुबान के वार ही बहुत हैं। यकदम आँखों में लहराने वाली नमी देखकर वहाब दंग रह गया था। इसने तो बहुत आम से अंदाज़ में इसका हाथ थामा था। बैग झपटने के अंदाज़ से बेड से उठाती वो तन-फन करती कमरे से चली गई थी। तो मोहतरमा को मेरा हाथ लगाना मेरी बातों से कहीं ज़्यादा बुरा लगा। वहाब के दिमाग में एक और ख़्याल उभरा था, चलो और ही तरह के वार के लिए तैयार हो जाओ। इंटरेस्टिंग चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट उभरी थी, आँखें शरारत से चमकी थी। राधिया का तमाम वक़्त दिमाग सुनसान रहा था। इसकी सीट पर किसी की गाड़ी में बैठना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं था। न जाने क्यों आँखें बार-बार भर आई थी। क्या वो इतनी बेवक़्त थी? कितनी बड़ी थी वक़्त 5 साल, वो 26 का था तो वो 31 साल की थी। मगर वो हर वक़्त इस ऐसे बड़ी उम्र का ताना देता था जैसे वो 50 साल की हो। या अल्लाह, किस मुसीबत में फँस गई हूँ। ग्रोसरी लेते वक़्त भी ज़ेबा से नज़रें बचाकर बार-बार भर आने वाली आँखें साफ़ करती रही। हाथ पर अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंगारा दिख रहा हो। बेशक इसके महरम ने इसका हाथ थामा था, मगर ये हाथ मोहब्बत में नहीं, मजबूरी में इसने थामा था। इसलिए अपनी बेवक़्ती और भी महसूस हो रही थी। तमाम रास्ता खुद से जंग करती रही कि इसके सामने खुद को नॉर्मल रखना है। इसे एहसास भी ना हो पाए इसकी ये हरकत मुझ पर क्या सितम ढा चुकी है। दिल में सोचते खुद का मजबूत किया, मगर वो नहीं जानते थे अब एक और महाज़ इसके आगे खुल जाएगा। इन्हें घर आते 7 बज चुके थे। ज़ेबा ने फ़ौरन ज़रीना काम करने वाली को रोटियाँ पकाने का कहा। समी भी घर आ चुका था। वाहिद और वो दोनों लाउंज में बैठे कोई मैच देखने में मसरूफ़ थे। रातें भी वहीं बेड पर टिक गई थी। वाहिद इसके साथ सामने वाले सोफ़े पर समी के साथ बैठा था। इसे बैठता देख दिमाग में सोचा गया प्लान ज़हन में आया था। उठकर किचन में गया, वहाँ से पानी का ग्लास लाकर ऐन राधे के करीब इसके दाएँ जानिब बैठा इस तरह के इसका सोफ़े पर फैलाया हाथ राधे का मुकम्मल तौर पर इसके घेरे में लिए हुए था। राधे ने चौंक कर और किसी कदर हैरान होकर इसकी ये बेतकल्फ़ी देखी थी। जज करने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो पानी पीने में मसरूफ़ था। वो गुस्से से इसको घूरती हुई उठ कर जाने लगी। जब इसने बाजू बढ़ाकर इसके कंधे पर रखते हुए इसकी कोशिश नाकाम बनाई थी। सामने समी ना बैठे होते तो वो अच्छी तरह इसकी खबर लेती। ज़ेबा भी वहाँ आकर बैठ चुकी थी। वो कैसे इसका हाथ अपने कंधे से हटाती। इसे कोई बात नहीं थी कि वो इनके सामने कोई बात करके इसकी बेइज़्ज़ती कर देता। इसने बड़ी मुश्किल से इन दोनों के सामने अपने और इसके रिश्ते का भरम रखा था। मिल गई ये सब चीज़ें। अब इसका मुखातिब ज़ेबा थी। हाँ, शुक्र है सब कुछ मिल गया। अब रोज़ों में बार-बार ख्वार नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने सुकून का साँस भरते हुए कहा। राधिया दम साधे इसके पास बैठी थी, जबकि दिल कर रहा था इसके हाथ में मौजूद गिलास उठाकर इसके सर में मार दे। और फिर ये सिलसिला यहीं तक रुका नहीं था। खाने की मेज़ पर भी वो बार-बार इसका हाथ थाम कर इससे कहता कि ये डाल दो, वो डाल दो पानी, या फिर यूँ ही बातों के दरमियान इसे शामिल करके इसके कंधे पर हाथ मारता। राधिया का बस नहीं चल रहा था कि हाथ उल्टे हाथ की इसे लगा दे। जैसे खाना ख़त्म किया, बर्तन समेट के वो फ़ौरन कमरे में की जानिब आई थी। समझा क्या है खुद को इसने, खुद को जो मर्ज़ी करे और मैं चुप बैठी रहूँगी। कमरे में आते ही साइड टेबल की दराज़ खंगाली बहुत हो गया। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसे भी मज़ा सिखाऊँगी। अभी वो इजाज़तनामा आंटी और अंकल को दिखाती हूँ, इन्हें भी इसकी करतूत पता चले। ऐसे पेश आ रहा जैसे मोहब्बतों के ख़ज़ाने लुटा रहा हो मुझ पर। कैचर से निकल कर चेहरे पर आते वह बालों को बार-बार कान के पीछे करती हुई गुस्से से बड़बड़ाई थी। अभी एक साइड टेबल देखने के बाद दूसरे देखने शुरू की ही थी कि वह भी आ धमका था। पहले तो चौंक कर इसकी ये हरकत मुलाज़ा की, फिर चेहरे पर महसूस दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए ऐसे सर हिलाया जैसे बहुत कुछ समझ आ गया हो। क्या ढूँढ रही हो? डियर मिसेज़ से लहजे में भी शरारत वाज़ेह थी। राधिया ने हाथ रोककर तीखी नज़र से देखा था। क्या मसला है? आपके साथ शर्म नहीं आती? यूँ माँ-बाप के सामने मुझसे चिपकते और इतनी घटिया हरकत करते, बिल्कुल ही शर्म मरी हुई है। वो पहली बार गुस्से में इस पर चिल्लाई थी। नहीं तो अभी तक बड़े सब्र से इसकी बातें सहती आई थी। बीवी हो
मेरी किसी के सामने हाथ लगा सकता हूँ। हाथ को दाएँ बाएँ फैला कंधे उचकाते मज़े से कहा, हो ना हो बीवी। राधे ने काट-काट लहजे में कहा, मैं वार्न करती हूँ, आइंदा अगर यह घटिया हरकत की तो मैं अंकल और आंटी के सामने एक-एक बात रखकर इस शराफ़त के चोले को उतार दूँगी। उँगली उठाकर इसकी आँखों में आँखें डाले इसे वार्न करते हुए अंदाज़ में बोली, और रियली वाजिब पर इसके गुस्से का कोई असर न हुआ था। मैं खामोशी से हर बकवास अगर अभी बर्दाश्त करनी हो ना तो बस यही तक रहो, जो हाथ किसी गर्ज़ के तहत मेरी जाने पर बढ़ता है ना, मैं इसे तोड़ना भी अच्छी तरह जानती हूँ। नज़रों में काट लिए फिर से वाहिब को बाबर करवाया था। इसके बड़े-बड़े दावे सुनकर बाप का भी कमाल घूम गया था। यकदम अपने से चंद कदम के फासले पर खड़ी राधिया की जानिब तेज़ी से बढ़कर इसकी कलाई गुस्से से थामी थी। लो पकड़ लिया, फिर से हाथ तोड़ के दिखाओ। पर राधिया इस अचानक रफ्तार के लिए तैयार नहीं थी। इसकी जुर्रत हक्का-बक्का रह गई थी। बस यही तक दावे थे। वाहिब का था मुस्कुराना अंदाज़ न जाने क्यों उसकी आँखें झिलमिला गया था। वाहिब ने खामोशी से इसकी आँखों में नमी देखी थी। एक तो वो थी ही कातिलाना नकुश की हामिल, और फिर जब आँखों में नमी आती वाहिब को अपने हर इरादे से डगमगा देती थी। चंद पल की खामोशी दरमियान में फिर यकदम राधे ने अपनी कलाई पर मौजूद इसके हाथ पर तेज़ से दाँत गाड़ दिए। वाहिब ने सी करके जंगली बिल्ली को हैरत से देखा था। ऐसे रद्द-ए-अमल की उम्मीद इसे हरगिज़ नहीं थी। राधे ने नमी अपने अंदर उतारते फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए से देखा था। पता चला मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वाहिब हाथ झटक कर इसके दाँतों से पड़ने वाले सेक को कम करने की कोशिश कर रहा था कि जिससे दाँत रगड़ती हो। इसके दोनों नुकीले घूर कर पास से गुज़रती राधे से पूछा था, जो अलमारी में मुँह दिए अगले दिन पहनने वाले कपड़े निकाल रही थी, सही कहते हैं औरत के आँसू पर दिल को बेकाबू मत होने दो। बड़े धोखे वाले आँसू होते हैं। वाहिब ज़रा लब बड़बड़ाया था। सुबह जिस वक़्त वो लोग नाश्ता कर रहे थे तब अचानक ज़ेबा की नज़र वाहिब के हाथ पर पड़ी, जहाँ राधे के दाँतों के निशान लाल होने के बाद अब गहरे रंग में बदल चुके थे, ऐसे जैसे नील का निशान हो। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? ज़ेबा के सवाल पर समी और राधे की निगाह भी अचानक इसके हाथ पर पड़ी थी। राधे ने तो सर से निगाह हटाई थी, मगर समी ने भी परेशान होकर देखा था। वाहिब की गहरी नज़रों ने पल में भर को इस बेनियाज़ को देखा, जिसकी एक आस्तानी थी। वो सामने वाली कुर्सी पर ज़ेबा के साथ बैठी थी। पता नहीं, शायद रात में किसी बहुत ही ज़हरीले कीड़े ने काट लिया। इसकी आवाज़ की गंभीरता पर राधे की पलकें लरज़ी थी। तो डॉक्टर को दिखाओ, उसे लाइट मत लो, समी ने इसे तनबीह की थी। जी बस अभी ऑफ़िस जाते हुए दिखाता हूँ। उसने सर इस बात में हिला दिया था। राधे, बैग कहाँ है तुम्हारा? ज़ेबा ने इससे नज़रें उठाकर राधिया को मुखातिब किया था। जी वो अभी ऊपर कमरे में है। मैं अपना हैंडबैग लेकर लेने जाती हूँ तो ले आती हूँ। राधिया और ज़ेबा की बातें इसकी समझ में नहीं आ रही थी, किस बैग की वो बात कर रही थी। चलो ठीक है, अम्मी-अब्बू को बहुत सलाम कहना और बस 2 दिन में वापसी कर लेना, मैं बहुत उदास हो जाऊँगी। वाहिब ने फिर नासमझी के अंदाज़ से सास-बहू के इस प्यार को देखा था। जी ज़रूर, मोहब्बत से कहती डाइनिंग रूम से निकलकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी। कहीं जा रही हो? इसके सवाल पर समी और ज़ेबा ने एक नज़र एक दूसरे को देखा था। हाँ, अपनी अम्मी की तरफ। क्यों? न जाने क्या हुआ, एकदम से पूछ बैठा। आगे रमज़ान आने वाला है तो फिर कहाँ निकला जाएगा, इसीलिए। क्यों, तुम्हें नहीं बताया? राधिया ने इसे तफ़सील बताते हुए उन्होंने उल्टा ऐसे सवाल किया था। नहीं, शायद बताया था, मेरे ज़हन से निकल गया। वो बात बनाकर अपनी कुर्सी से उठा था। थोड़ी देर बाद ही वो समी और ज़ेबा से मिलकर इसके साथ गाड़ी में आकर बैठी थी। न जाने क्यों आपको गुस्सा आ रहा था कि इनके दरमियान जो हालात थे, इस बिना पर इसका गुस्सा करना बनता नहीं था, और वो ये बात जानता था कि मगर फिर भी न जाने क्यों गुस्सा कर रहा था। इस वक्त छोड़ो, तुम्हारे घर या शॉप में शाम में। आखिर जब गाड़ी में न रोड पर डालते भी इसने कुछ नहीं बताया, तब वह अपने लहजे को सादा रखते हुए पूछा, नहीं अभी तो बुटीक ही जाऊँगी, वहाँ से शाम में अब आप पिक कर लेंगे। वो बड़े आराम से अपना प्रोग्राम बताया। बोली, ये भी अम्मी को कहना था, मुझे बता देती हैं। आपको बताने की ज़हमत दोबारा ना हुई। वो दाँत कुचकाकर बोला था। राधे ने हैरत से इसके चेहरे पर मौजूद नाफ़हीम से तासुरात देखे थे। मैं आपको बताऊँ भी तो किस नाते से? उल्टा से सवाल किया था। जो रोज़ मेरे साथ जाती हो, ये किस नाते से? इसने भी सामने देखते हुए उल्टा सवाल किया था। ये तो आंटी ने कहा था, इसलिए इनकी बात का मान रखते हुए जाती हूँ। इसकी बात पर वाहिब सिलक रह गया था। अच्छा, माँ बाप ने कहा शादी कर लो, कर ली। आंटी ने कहा बाप के साथ जाओ तो चल दी। इतनी ही मासूम है आप? वो जलकर बोला। राधिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना उलझ क्यों रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने पहली रात कहा। इजाज़तनामे पर साइन कर दो, मैंने कर दी। वो बुटीक के नज़दीक आ चुके थे जब राधिया ने जवाब दी। गाड़ी रोक कर इसने जताती नज़र से देखा था। राधिया बैग पकड़े इसे खुदा हाफिज़ कहती गाड़ी से उतर गई। सही तो कह रही थी वो, इसके साथ ताल्लुक़ शुरू करते भी तो राधिया ने इसी की बात मानी थी। फिर ये बलबेला कैसा? और ताल्लुक़ तो इसने कोई नहीं रखा था, तो वो तो निभा रही थी।
अगले 2 दिन वहाब की इंतहाई बेज़ारी के आलम में गुज़रे थे। हर किसी को काटने को दौड़ रहा था। ख़ासकर कमरे में आते ही अजीब वहशत होने लगती। फिर गाड़ी की चाबी उठाता और बेमकसद आधी-आधी रात को तक बाहर सुनसान सड़कों पर गाड़ी लिए फिरता था। इसे खुद अपनी कैफ़ियत समझ नहीं आ रही थी। हर वक़्त दिमाग में राधिया की बातें, इसका अंदाज़, इसका हँसना और इसके आंसू से भरी आँखें घूमती रहती। क्या हो गया है? पागल हो गया हूँ मैं? खुद को बेतरह झुठला कर ये चंद दिन इसके साथ गुज़ारने की वजह से है। हर वक़्त इसे नीचा दिखाने की वजह से वो इसके हवासों पर सवार हो चुकी थी। मगर कुछ कैफ़ियतें ऐसी होती हैं कि बेनाम सी, जिन्हें इंसान महसूस करते हुए भी महसूस नहीं कर सकता। जब दिल शिद्दत से किसी एक हस्ती की जानिब खींच रहा है, जब हर मंज़र इसके बगैर अधूरा लग रहा हो, हर रंग-बेरंग लगे, तो बेनाम सी कैफ़ियत मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होती। मगर वहाँ पर तो इसे ज़िंदगी से निकालने पर तुला था। अगरचे अपने दुश्मन से मोहब्बत बहुत बार पर गहरी नफ़रत गहरी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, और यही कुछ वहाब के साथ हो रहा था। लम्हे इसके करीब रहने, इसके जानबूझकर मुखातिब करने के चक्कर में इसे पता ही नहीं लगा वो कब इसका आदी हो गया था, और फिर ये आदत मोहब्बत में बदल गई। मगर वो इतनी आसानी से हकीकत मानने वालों में से नहीं था। ऑफ़िस से वापसी पर जिस लम्हे वो घर में दाखिल हुआ, राधिया की चहती आवाज़ महसूस हुई, जैसे इसके कानों में रस घोल गई हो। सारी बेचैनी, उकताहट और चिड़चिड़ापन लम्हों में रफू-चक्कर हो गया था। क्या अब भी खुद को झुठलाओगे? दिल ने गोया इसकी आँखें खोलना चाही थी, मगर वो सख्ती से इसे डबटता हुआ आगे बढ़ा। सामने ही वो दुश्मन जहाँ सोफ़े पर बैठी पता नहीं कौन से किस्से ज़ेबा को सुना रही थी, जो वो कभी हँसती और कभी से गौर से सुनती। अस्सलाम वालेकुम, संजीदगी से सलाम करता है सोफ़े पर टिक गया था। इसे देखकर राधिया की बोलती बंद हो चुकी थी। वालेकुम सलाम। ज़ेबा ने बड़े पुरजोश अंदाज़ में से सलाम का जवाब दिया। जिसे सुनने की ख्वाहिश थी वो ज़रे लब सलाम का जवाब देकर खामोश हो गई थी। कल से क्या टाइमिंग्स है तुम्हारी? ज़ेबा ने रमज़ान के हवाले से पूछा था। 10 से 4 कर दी मैंने। समी का सब बिज़नेस वही सँभालता था। चलो अच्छा है, टाइम से घर आकर रेस्ट कर लेना। ज़ेबा ने सर हिलाया था। मेरे कमरे में चाय भिजवा दें। दिल तो नहीं कर रहा था कि इसके सामने से उठे, लेकिन 2 दिन की अधूरी नींद भी तो पूरी करनी थी। न उठकर एक खामोश मगर किसी कदर गहरी निगाह इस पर डालकर वो ऊपर चला गया। राधिया को इसकी नज़रों की तपिश पूरी तरह महसूस हुई थी। सोच रहा होगा फिर आगे डीट। दुःख से सोचते वो और भी दिल बर्दाश्ता हुई थी। कब तक इसकी बेरुखी सहती? आखिर तो नाज़ुक मिजाज रखने वाली लड़की थी वो। लम्हा ब लम्हा अंदर से टूट रही थी, घुल रही थी। मगर वो अपने अंदर होने वाली तोड़-फोड़ किसको बताती? सभी तो इसकी ज़िंदगी को परफेक्ट समझ रहे थे। माँ-बाप से कहती, यहाँ अंकल आंटी से। सुबह सहरी के लिए राधे ने अलार्म लगाते जैसे अलार्म बजा वो फ़ौरन उठ गई थी। मुँह हाथ धोते चल पड़ी। बाहर आई तो वहाँ वैसे ही बेसुध पड़ा था। ठंडी सांस खींचकर दोबारा से अलार्म लगाया और उसके सराहने रखकर बाहर आ गई थी। नीचे आई तो ज़रीना पहले से ही वहाँ मौजूद थी। राधिया ने इसके साथ मिलकर सहरी बनानी शुरू कर दी। वो अच्छी कुकिंग कर लेती थी। जल्दी-जल्दी पराठे बनाने शुरू किए। ज़ेबा भी थोड़ी देर बाद इन दोनों की मदद करवाने पहुँच गई थी। जाओ बेटा, वहाब को उठाओ। जैसे ही इसने आखिरी पराठा तवे से उतारा, ज़ेबा ने लस्सी बनाते हुए कहा था, आंटी मैं इनके सराहने मोबाइल पर अलार्म लगा कर आई थी, अब तो उठ गए होंगे। इसने जाने से कतराई थी। चलो फिर भी एक बार देखा। वो इसे भेजने पर बाज़िद थी। राधिया अब की बार खामोशी से किचन से निकल कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। कमरे में दाखिल हुई तो वो वैसे ही सो रहा था। फ़ौरन आगे बढ़कर अलार्म चेक किया तो वो बज कर बंद हो चुका था। तौबा! आज क्या घोड़े गद्दे बेचकर सोए हैं हज़रत। उठ भी नहीं रहे। अब की बार दोबारा से 1 मिनट का अलार्म लगाकर खुद भी वहीं खड़ी रही। जब वहाब जो सीधे हाथ की जानिब करवट लिए लेटा था, आंखों की जड़ी से इसका झंझलाया रूप देखा। इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि दिल यूं ही इसे देखे रहने की जिद करता रहा। जब तक बाजू से पकड़ कर नहीं हिलाओगी मैं नहीं उठूंगा। वहाब की आवाज़ पर इसके मोबाइल पर अलार्म सेट करते हाथ साकित हुए थे। उठ जाएं शराफत से, अब अगर ना उठे तो मैं आंटी को भेजूंगी। इसने जलकर धमकी दी थी। नखरे तो देखो, जैसे मैं कोई बड़ी शहती बीवी हूँ। इसने दिल में जलकर सोचा। ठीक है, भेज दो, मैं भी कहूँगा इसने तो मुझे उठाया ही नहीं। वो मज़े से अपनी ही सोची समझी स्कीम शेयर करने लगा। क्या मुसीबत है, उठे, टाइम है, निकल जाएगा सहरी का। चोंचले तो देखो, झंझला कर बोलती आखिरी के लफ्ज़ मुँह में बड़बड़ा कर रहेगी तो उठाओ ना आकर। वो मज़े से करवट बदलते हुए मुस्कुराते हुए लहजे में बोला, सहरी का टाइम निकलने का डर ना होता तो कभी इसकी बात ना मानती। गुस्से से आगे बढ़कर ज़ोर-ज़ोर से इसका कंधा हिलाया था। अच्छा बस, अब कंधा तोड़ना है मेरा। वहाब अपनी फ़िदा पर मुस्कुराता हुआ उठा था। अल्लाह करे दूसरी शादी के बाद हर सहरी पर उठ पे 8 पैर रोज़ा रखना पड़े। गुस्से से इसे बददुआ देती वह कमरे से निकल गई। वहाब के कहके ने कमरे से निकलते वक्त इसका पीछा किया था। शराफत से नीचे आकर उसने सबके साथ बैठकर सहरी की थी। राधिया ने सब चीज़ें समेट कर किचन साफ़ किया। समी और वहाब मस्जिद जा चुके थे नमाज़ पढ़ने। ज़ेबा भी अपने कमरे में नमाज़ पढ़ने जा चुकी थी। इसने भी अपने कमरे का रुख किया। वॉशरूम से वज़ू करके निकली। अलमारी खोल कर नीचे वाले खाने से जायनमाज़ निकालने लगी कि नज़र वहाब की सामने हैंगी हुई शर्ट्स पर पड़ी। सबसे आगे वो शर्ट्स थी जो इसने सुबह पहन कर जानी थी। कुछ सोच के उसने आंखों में शार लिए, इसके सारे बटन तोड़ दिए। अलमारी बंद करके खुद को शाबाशी दी। कुछ देर पहले सहरी पर उठाने का बदला इसने इस तरह लिया था। जो भी होगा, कुछ देर तो वो झंझलाएगा, इतना राधिया के लिए काफ़ी था। नमाज़ पढ़कर के आने से पहले सो गई थी।
सुबह जिस वक़्त वहाब अपनी शर्ट निकाली, शीशे के सामने खड़े होते बटन बंद करना चाहा तो वो बंद ना कर सका। राधे भी वहीं मौजूद कमरे की चीज़ें समेटते मुस्कुराहट होंठों में दबाए घाय भाई इसकी परेशान हालत देखकर मज़े ले रही थी। एक बटन के बाद दूसरे बटन की जानिब किया, वो भी गायब था। फिर तीसरा चौथा, सब फ़ौरन कप के बटन चेक किए, वो भी नहीं थे। ये तो बिल्कुल नई टी-शर्ट थी, ड्राई क्लीन के लिए भी अभी तक नहीं गई थी। परेशान सूरत लिए इसकी नज़र शीशे में नज़र आते राधे के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी। एकदम बहुत कुछ समझते मुड़ कैसे देखा इसने, सर से रुख मोड़ा, आंखें सिकुड़े हुए उसे घूरने में मगन था। इधर आओ। एकदम इसकी आवाज़ पर राधे ने मुड़ के इसकी जानिब हैरत से देखा था, फिर अपनी जानिब इशारा करके गोया तस्दीक चाही कि इसी को बुला रहा है। यहाँ क्या आपके भूत रहते हैं जिन्हें मैं बुला रहा हूँ? इधर आओ। एकदम धारा था, जो कहना यहीं से कहें। वो भी अपनी जब से टीसना मिस हुई थी, इस सब बकवास का मतलब अब वो बना कर बोला था। इस कदर महंगी शर्ट इसने खरीदी थी जिसका वो तिया पांचा कर चुकी थी। इस सब बकवास का जवाब जो आपने सहरी से पहले किया था। मज़े से इसे जताकर अपने बैग में मौजूद चीज़ें चेक करने लगी। वो मजाक था और अपनी बार मजाक तो ये भी मजाक है। इधर आओ। और वो बटन ढूंढ कर इन्हें लगा। वो हुक्मिया लहजे में बोला था, इस शर्ट को उतार कर संभाल ने दूसरी बीवी को पहली रात गिफ्ट करके इसे बटन लगवाइएगा। मज़े से मशवरा देती कमरे से बाहर जा चुकी थी जाहिल। वो गुस्से से शर्ट उतार कर गुस्से से बोला था। वह भी इसे लगता हुआ शर्ट बदल कर गाड़ी में बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद राधे भी मज़े से इसके बराबर बैठ गई थी। गाड़ी घर से बाहर निकालते इसने बदले लेने के लिए दिल मचला। थोड़ी ही देर आगे जाकर गाड़ी रोकी। उतरो। वहां के तने नकुश और संजीदा तासुरात इसने हैरत से देखा था। मुझे बुटीक जाना है। इसने जैसे हैरान होकर इसे याद दिलाया था, ड्राइवर नहीं हूँ मैं। उतरो, कोई भी कैब या रिक्शा पकड़ो और अपने बुटीक जाओ। राधिया को समझ आ गया था कि सुबह की खोलन अब निकाल रहा है। वो खामोश होकर मोबाइल खोल कर बैठ के सुनाई नहीं दिया। अब की बार वो गिराया था। अच्छा, उतर जाती हूँ। इस शाही सवारी से क्रीम मंगवाई है, आती है तो उतर जाती हूँ। मज़े से हाथ उठाकर बेजार अंदाज में बोली। वह हैरत से इस शहाना मिजाज को देख रहा था जिस पर इसकी किसी रान का फिटकार का कोई असर नहीं होता था, जबकि इसके मुकाबले में इसकी किसी भी बात के रद्द-अमल पर वो अपना खून जलाने लग जाता था, अपना टेम्पर लूज़ कर जाता था। नहीं, अभी उतरो। वो फिर से अपनी बात पर डटा रहा था। अब की बार राधा ने एक तेज नज़र इस पर डाली। अच्छा ठीक है, मैं अंकल को कॉल करके कहती हूँ, वह मुझे सड़क पर उतारना चाह रहे हैं, फिर अंकल जाने और आप। वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में इसे समी या ज़ेबा की धमकी देकर चुप करवा देती थी। अभी यही हुआ। 2 मिनट एक गाड़ी इनके करीब आकर रुकी थी। वो आराम से नीचे उतरने लगी। जब वापसी पर भी आने की ज़रूरत नहीं है, मुड़ के से ऑन करती चली गई। वो आपने गुस्से से गाड़ी स्टार्ट की, हवा में उड़ता ऑफिस पहुंचा था। ऑफिस आकर जैसे ही गुस्सा ठंडा और इसकी फिक्र सताने लगी, पहुंच गई होगी कि नहीं, बेचैनी से अपने सीट को दाएं बाएं घुमा रहा था। सितम ये था कि इसे फ़ोन किस मुंह से करता, कुछ सोच कर घर फ़ोन किया। ज़ेबा ने उठाया। क्या हुआ, खैरियत? अभी थोड़ी देर पहले तो वो ऑफिस के लिए निकला था जी। वो असल में मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी तो राधिया को कैब ले दी। जैसे ही गाड़ी ठीक हुई मैं ऑफिस आ गया। अब इसका फ़ोन मिला रहा हूँ तो बिज़ी जा रहा है। आप ज़रा कॉल करके पता करें कि वो पहुँच गई है, क्योंकि इसकी बुटीक का नंबर मेरे पास नहीं है। जल्दी से दिमाग में मंसूबा बनाया और ओह अच्छा, चलो मैं चेक कर लेती हूँ, उन्होंने फ़ौरन से यकीन करते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। 10 मिनट बाद ज़ेबा फिर से कॉल आई थी। हेलो, हाँ, वो खैरियत से पहुँच गई है। इनके बताने पर इसने सुकून का सांस लिया था। थैंक्स माँ। मोहब्बत से कहते फ़ोन बंद कर दिया। बेटा, ये मोहब्बत तुझे बहुत ख्वार करवाने वाली है। खुद से मुखातिब करते हुए वो इज़हार अफ़सोस करते सामने पड़ी फ़ाइल खोली थी। मोहब्बत के असरात महसूस और नज़र भी आना शुरू हो गए थे। चंद दिन सुकून से गुजर गए थे। इस दिन वो चारों वहाब की फूफो की जानिब इफ्तारी के लिए इनवाइटेड थे। वहाब अभी रेस्ट कर रहा था जब राधिया कमरे में दाखिल होती। किस वक्त निकलना है? बेड पर नींद दराज मोबाइल पर गेम खेलते हुए इसने एक नज़र नमाज के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़े राधिया को देखा, जिसके एक हाथ में कुरान था। आंटी कह रही हैं कि बस आधे घंटे तक तैयारी शुरू करते हैं, 5 तो बज जाएंगे, असर पढ़ कर निकलेंगे। अब बिल्कुल इफ्तारी के टाइम पर तो किसी के घर जाते अच्छा नहीं लगता ना। इसके दूसरी जानिब बैठ के कुरान मजीद को सराहने के ऊपर रखकर खोला और आस्ता आवाज़ में कुरान पढ़ने लगी। वहाब को इसकी धीमी आवाज़ में की जाने वाली कुरान क़िरात अपने सहर में जगड़ने लगी थी। सूरह रहमान पढ़ रही थी। हर बार वो फ़बिय्यि लाए रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान पढ़ते वहाब की आंखें नम हो जाती थी। एकदम मोबाइल हाथ से रख कर इसके घुटनों के पास सर रखकर वो लेट गया था। राधा एकदम इसके सर पर खामोशी फिर सर झटक कर पड़ती रही और वो खामोशी से इसके करीब लेटा। इसकी मीठी आवाज़ का रस कतरा अपने अंदर उतारता गया। जिस लम्हे वो कुरान मजीद बंद करके इसे चूम कर आंखों से लगा कर उठी, बाप को लगा इसका वजूद खाली सा हो गया है। पूरे मेरे पर लेटने की कोई और जगह नहीं मिली। एक तो पहले ही मैं किनारे पर थी और पीछे होती तो गिर जाती। राधे ने अपनी ना हमवार होने वाली सांस और कुछ देर पहले की कैफियत से पीछा छुड़वाते हुए कहा, अभी अल्लाह का नाम लेकर फारिग हुई हो और लड़ने खड़ी हो गई हो। वहाब ने सीधा होते शरारत से भरपूर नज़र से इसे देखते हुए शर्म दिलाई थी। वो मुंह बनाकर कुरान मजीद अलमारी में रखती अपने कपड़े निकालने लगी। आप मेरी अम्मी को आंटी क्यों कहती हो? वो वहाब ने इसे ऐसे पूछा जैसे बड़े पते की बात जान
पते की बात जानना चाहता हूँ, इसलिए कि ये हक़ कुछ अरसे बाद किसी और को मिलने वाला है और मैं पराई जगह और रिश्तों को अपना नहीं बनाती। इसकी बात पर वहाब ने सर ऊँचा करके इसकी पुश्त को घूरा था, वो तो भूल गया था इसने दूसरी शादी के लिए किसी इजाज़तनामे पर इससे साइन करवाए थे। जब से इसकी मोहब्बत का इदराक हुआ था, वो तो सब कुछ फ़रामोश कर बैठा था। लबेच कर इसने नज़रें वापस मोबाइल पर टिका ली थी, जबकि राधिया कपड़े बदलने वॉशरूम चली गई थी। यार और कितनी देर लगानी है? वहाब राधिया के कपड़े चेंज करने के बाद फ़ौरन खुद भी चेंज करके बाहर आ गया था। कितनी देर लगेगी तैयार होने में? डार्क मूंगे रंग की शलवार कमीज़ में का फ़ोल्ड करके ओधा की शीशी से रोलर अपनी गर्दन और बाजू पर लगाकर शीशे में देखते बाल सेट करता हुआ राधे की जानिब मुड़ा, जो एक जानिब खड़ी बाल स्ट्रेट कर रही थी। बस 15 मिनट। इसने एक नज़र हल्की सी छेड़ में वजीहा से वाहिब की जानिब देखकर फ़ौरन नज़र का रुख बदल लिया। राधे का दिल इसकी नज़रों के साथ धड़कने लगा था कि वो अपनी तैयारी को भरपूर अंदाज में देखता हुआ कमरे से निकल गया था। अब 15 मिनट की जगह 20 मिनट हो चुके थे, मगर राधे थी कि बाहर आने को निकल नहीं रही थी। वो झंझलाता हुआ कमरे में आया, मगर शीशे के सामने ऑफ वाइट पर्ल्स की बालियाँ पहने सजी सवरी वाइट और ग्रीन ही कलर के सूट में मलबूस राधिया पर नज़र पड़ी तो नज़रों ने पढ़ने से इनकार कर दिया। बस आगे मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही थी, इसी में देर होगी। वो मसरूफ़ अंदाज में कमर तक आते खुले बालों को एक जानिब करती जल्दी जल्दी नाजुक सी हील वाली सैंडल पाँव में पहनती बोली, तेज़ से आगे बढ़कर क्लच उठाया। अफ्तारी पर जा रही हो या किसी शादी पर? वहाब ने जानबूझकर इसका रास्ता रोका था ताकि वो नज़र उठाकर वहाब को देखे। अब इतना भी तैयार नहीं हुई। बमुश्किल इसकी गहरी बोलती आंखों से नज़र चुराकर बोली, धड़कनों में अजीब बेरब्त सा शोर मचाता, बाल बांधो और न जाने क्यों उसे राधिया के खुले बालों से उलझन हुई थी। मैं महबूब की जुल्फ़ का असीर होने से डर रहा था। मेरी मर्ज़ी इतनी मेहनत से स्ट्रेट की हैं, कोई नहीं बांध रही। वह धनवी से इसके दाएँ साइड से निकलने लगी। बाल बांधो। वो फिर से अपनी बात पर ज़ोर देकर बोला था, चाहे कैचरी लगा लो, लेकिन खुले नहीं छोड़ो। वो नहीं चाहता था कि खूबसूरती किसी और की नज़रों में आए। वो अकेला इन घनी जुल्फ़ों का सितम सहने के लिए था। राधे ने बहुत ठहर से इसे धौंस भरे अंदाज में देखा था कि मानो आपकी बात नहीं बंद करती। वो भी कमर पर हाथ रखते लड़ने को तैयार थी, इसीलिए कि मेरे निकाह में हो। वो इसके चेहरे पर नज़रें गाड़ते हुए बोला था, अच्छा, जब दिल करेगा तो निकाह में शामिल कर लेंगे और जब दिल करेगा तो गोडी का कर देंगे। अच्छी ज़बरदस्ती है। वो हाथ हिलाकर कंधे उचकाकर बोली थी, वापस आकर लड़ लेना, अभी बाल बांधो। कोई बात तो समझ ही नहीं आती। वो कैसे कह देता, तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ मुझ तक, अपने महरम तक महदूद रहनी चाहिए। इसे अपनी जगह से मिस ना होते देख राधे ने घूर कर इसे देखा। वापस मुड़ी, गुस्से से कैचअप उठाकर बालों में लगाया। वहाब के चेहरे पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट फैली थी। इससे पहले कि कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियाँ उतरते मोबाइल पर किसी को मैसेज टाइप कर रहा था। राधे दुपट्टा सर पर लेने लगी, एकदम पाँव मुड़ा और आगे चलती। वहाब का सहारा लेने के लिए इसने हाथ इसके बाजू पर रखा। क्या मसला है यार? वहाब कोई ऑफिशियल मैसेज कर रहा था। राधिया के अचानक खुद को हाथ लगाने पर चिढ़ा, वो भी मुश्किल खुद को इसके घने बालों और सहर के साहिल चेहरे के सहर से बचा कर आया था और वो थी कि फिर से इसका इम्तिहान लेने पर तुली थी। गुस्से में इसका हाथ झटकने पर वो नहीं जानता था कि अगले पल क्या होने वाला है। एकदम ही जैसे राधिया फिसलती हुई इसके पास है, गिरती हुई तमाम सीढ़ियाँ गिरती चली गई। ये सब आना फना हुआ कि वह आपको संभालने का मौका ही ना मिला। नीचे गिरी इसकी दिलखराश चीख इसकी आवाज़ झंझोड़ कर रख गई थी। ज़ेबा और समी दौड़कर इसके पास आए, जो चीखों के साथ साथ ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। वह तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता इसके करीब पहुँचा था। वो माँ को पुकार रही थी, टाँग थामे हुए इधर से उधर मछली की तरह तड़प रही थी। माथे पर भी सीढ़ी का कोना लगा था, जिसकी वजह से वहाँ गहरा कट पड़ गया था और खून रस रहा था। गाड़ी निकालो। समी ने फ़ौरन वहाब से कहा। वहाब ने इसे उठाना चाहा, जब दर्द से बेहाल होते हुए भी राधिया ने इसका हाथ झटके से खुद से दूर किया था। हाथ मत लगाया मुझे, अछूत हूँ ना मैं। धक्का देते सांस नहीं था, आंसू से भरी आंखों में गुस्सा समाया हुआ दाढ़ी थी। ज़ेबा और समी ने बेयकीन नज़रों से इसे देखा था। तुमने धक्का दिया? समी और ज़ेबा ने अफ़सोस और हैरत से इसे देखा था। मैंने धक्का नहीं दिया। वो भी राधिया के इल्ज़ाम पर हैरान एक नज़र से और एक नज़र समी और ज़ेबा को देखकर अपनी सफाई में बोला था, अम्मा। एक बार भी तकलीफ़ ने राधिया को आन किया था, फिर से रोने और चीखने लगी। वहाब ने अब की बार किसी पर भी गौर किए बगैर तेज़ी से बाहों में उठाया और बाहरी जानिब पर दौड़ा था। राधिया अब तकलीफ़ से इस कदर बेहाल हो चुकी थी कि मुज़ाहमत करने की हिम्मत नहीं थी। पीछे सीट पर एहतियात से सिर हटाए वहाब ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा था। ज़ेबा और समी भी फ़ौरन गाड़ी में बैठी। ज़ेबा पीछे ही इसके साथ बैठ के इसका सर अपनी गोद में रखते इसे सुलाने लगी, जबकि समी बिल्कुल खामोश था। वहाब के साथ अगली सीट पर था। हॉस्पिटल पहुँचते ही वो इस तरह से बाजू में उठा इमरजेंसी पहुँच रहा था। इसे कोई परवाह नहीं थी कि कोई इसे देख रहा है या इसे परवाह थी तो इसकी जो तकलीफ़ से नटाल हो रही थी। वो चेहरे पर खून की लकीरें अब सूख रही थी। फ़ौरन इमरजेंसी अलर्ट हुई।
इसे बाहर जाने को कहा। वहाँ ज़ेबा और समी बाहर खड़े डॉक्टर्स का इंतज़ार करने लगे। समी ने बहन को कॉल करके आने से माज़रत कर ली थी। फ़िलहाल ये नहीं बताया कि राधिया सीढ़ियों से गिरी है। बस इतना कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं। शर्म आती है मुझे ये सोच कर कि मैंने इसे जैसे जंगली से इसे ब्याह दिया। फ़ोन बंद करके समी ने सर झुकाकर कॉरिडोर की दीवार के साथ पुश्त टिकाकर खड़े वहाब को एक नज़र तनफर से देखकर गाइस ने सर उठाया था। आई एम स्वेयर मैंने इसे नहीं गिराया। वो फिर से अपनी बात दोहराने लगा। ज़ेबा ने बस एक तेज़ी चुभती हुई नज़र इस पर डाली थी। बोली कुछ नहीं, सर पर दुपट्टा जमाए वो तस्बीह करने में मसरूफ़ थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। वो तीनों इसके गिर्द खड़े हो गए थे। गिरी बच्ची कैसे गिरी? इसकी टाँग की रट 2 जगह से क्रैक हो गई है, नई डालनी पड़ेगी। तकलीफ़ दह मरहला है मगर इसके साथ-साथ आपको भी सब्र से काम लेना होगा। वहाब ने उलझ कर समी और ज़ेबा को देखा था। बस सीढ़ियों से उतरते अचानक पाँव मुड़ गया। ज़ेबा ने नज़र चुराते हुए कहा, ओह खैर, अल्लाह बेहतर करेगा, आप लोग दुआ करें। डॉक्टर ने तसल्ली देकर अपने रूम की तरफ चला गया। कौन सी रॉड? डॉक्टर के जाने के बाद वो इनसे मुखातिब हुआ। तुम्हें इससे क्या? ज़ेबा ने खश्मगीन निगाहों से देखा था। क्यों नहीं, मुझे इससे बीवी है, वो मेरी। वो बेबस सा अपनी बात पर जोर देकर बोला, कौन सी बीवी? हाँ, जिसे तुमने बीवी नहीं माना। अंधे नहीं हैं हम। तुम्हारा ग्रेस, हमारी बेज़ारी सब नज़र आती है हमें। यही सोचा कि चलो शुरुआत अभी है, अभी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाओगे, लेकिन नहीं। तुमने तो इसकी बड़ी उम्र को इसका जुर्म बना दिया। नफ़रत की इस इंतहा तक पहुँच के किस मासूम के साथ ये सलूक किया। आज सैमी इसे बख्शने को तैयार नहीं था। इसकी हड्डी शुरू से ही मज़बूत नहीं थी, ख़ासकर दाएँ टाँग की हड्डियाँ कमज़ोर थी और इसलिए छोटे होते ही 1-2 बार गिरने पर जब इसकी टाँग की हड्डियाँ टूटी तो डॉक्टर ने रॉड लगा दी थी और कहा कि ये रॉड अब सारी ज़िंदगी इसकी टाँग में लगी रहेगी। ज़रा-सा दचका या टाँग का मुड़ना इसे उम्र भर की मज़दूरी की तरफ ले जाएगा, लिहाज़ा एहतियात बरतें। यही वजह थी कि इसकी 2 बार मंगनी टूटी थी। सब ये समझते थे कि वो मज़दूर है, हालाँकि सिर्फ़ हड्डी कमज़ोर थी और इनका इलाज भी रॉड की सूरत करके कमज़ोरी को दूर कर दिया गया था। जब मुझे शाइस्ता भाभी ने बताया, मुझे बेहद तकलीफ़ पहुँची थी। तभी फ़ैसला कर लिया कि इस नगीने को अपने घर लेकर आऊँगी। क्या किसी की ज़रा-सी कमज़ोरी को हम इसका गुनाह बना दें? हम कौन होते हैं ये सब करने वाले? तुम्हें इससे दिलचस्पी ही नहीं थी तो तुम्हें क्या बताते? और फिर जिस तरह तुम इस रिश्ते से हद से खड़े थे, ऐन मुमकिन था कि तुम्हें बता देते। तुम इसी बात का जवाज़ बना के इसे शादी से इनकार कर देते, मगर मुझे पता था कि इस बच्चे के साथ ऐसी नाकदरी मेरे ही घर में होगी। ज़ेबा ने रोते हुए इस पर सब राज़ अफ़शा किए थे। ओह खुदाया! सर थामे बेंच पर बैठे इसे अपनी हर ज़ाती और इसकी खामोशी याद आई। तो ये वजह थी इसकी हर उल्टी-सीधी बकवास को बर्दाश्त करने की। उफ़! वो लड़की, इसके लफ्ज़ों के कौन-कौन से वार नहीं सही होगे। इसे शदीद नदामत ने आन घेरा था। काश वो इसे थाम लेता, काश वो अपने हवासों में रहता। एक सेकंड को मोबाइल छोड़कर इसकी जानिब देख लेता। यकीनन इसका पाँव मुड़ा होगा और साथ ही डाँट भी। क्रैक होने की वजह से वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई होगी, इसलिए इसने मुझे थामा होगा। सर हाथों में गिराए वो एक-एक लम्हा याद है, इसका बस नहीं चल रहा था। वक़्त को पीछे मोड़ ले, इसकी दिल पर आशिक़ है अब भी इसके कानों में सुनाई दे रही थी। एकदम वो वहाँ से उठकर डॉक्टर के रूम में गया था। इसे डिटेल में इसकी कंडीशन के बारे में बात करनी थी। जितना पैसे चाहिए मैं दूँगा, मगर इसे मजदूरी से बचा लें। वो आज इस लड़की के लिए गिड़गिड़ा रहा था जिसे वो अपनी बीवी मानने से इनकार था, जिससे वो ताल्लुक़ तोड़ने का बहाना ढूँढ रहा था। आज दिल इसकी तकलीफ़ पर रो रहा था, कररा रहा था। डॉक्टर के रूम से बाहर आकर वो सीधा सामने बेंच पर बैठी ज़ेबा के पास आया था। आई स्वेयर माँ, मैंने इसे धक्का नहीं दिया। वहाब ने एक आखिरी कोशिश की अपनी सफाई देने की। थामा भी तो नहीं था। दिल से कहीं आवाज़ आई थी, चलो मान लेती हूँ तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन आखिर वो तुम्हारे साथ ही सीढ़ियाँ उतर रही थी। अगर वो लड़खड़ाई थी तो क्या तुम सँभाल नहीं सकते थे? माँ थी कैसे न असल बात की तह तक पहुँचती वो नादम सा खामोश हो गया था। 2 दिन हो गए थे इन्हें हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने इसी दिन रॉड डाल दी थी। राधिया के घरवालों को भी बता दिया था। एक रात इसकी माँ रही और एक रात ज़ेबा। तीसरे दिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। मुझे अम्मी के साथ जाना है, राधिया ने माँ को देखते हुए कहा। मुसलसल 2 दिन वहाब का नज़रअंदाज करती रही। हालाँकि वो सारा वक़्त वहीं होता था, मगर वो ऐसे शो करती जैसे वो इसके पास ही नहीं, कहीं और ही है। सबने इसकी ये सर्द-मेहरी नोट की थी। देखिए, आपको जहाँ भी बच्ची को लेकर जाना है, बस ये याद रखिएगा कि 20 दिन तक इसे वहाँ से कहीं और मूव नहीं करना। डॉक्टर इस वक्त डिस्चार्ज शीट तैयार कर रहा था जब इसने ये बहस से देखी। आंटी, हम इसे घर लेकर जाएँगे, कोई इश्यू नहीं है। वैसे भी आप लोगों का उम्रे का प्लान है, इसे ख़राब मत करें। ये सआदत बार-बार नहीं मिलती। राधिया आराम से घर पर ही रहेगी। वहाब ने संजीदगी से शाइस्ता से कहा। राधिया के अलावा इनकी 2 ही बेटियाँ थीं। फ़राह की तो शादी हो चुकी थी, अब सामिया ही रह गई थी। वो फ़िलहाल पढ़ रही थी। शाइस्ता वहाज और सामिया की 2 दिन बाद उम्रे की फ़्लाइट थी। राधिया ने एक खफ़ा सी निगाह माँ पर डाली, जो वहाब की बात मान गई थी। वो मुँह फुलाए घर आ गई थी। ऐसा करते हैं, नीचे वाले हमारे कमरे में तुम लोग रह लो और तुम्हारे अब्बू गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाएँगे। ज़ेबा ने घर पहुँचते ही कहा था, नहीं अम्मी, आप और अब्बू तंग हो गए, कोई मसला नहीं है। और राधिया गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाब ने इन्हें फ़ौरन मना
کیا کام والی کو اپنے کمرے میں بھیجتا، وہ ان کے کپڑے گیسٹ روم والی الماری میں شفٹ کروا دیے۔ رادیہ کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا، فی الحال اسے ٹانگ کو مروڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ رادیہ مسلسل خاموش تھی، اس کے چہرے پر ناگواری صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ زیبا اور سمیع کے ساتھ وہ نارمل تھی، مگر وہ آپ کو مخاطب نہیں کر رہی تھی، نہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے سے حق بجانب سمجھا، جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بدلے رادیہ کا رویہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا۔ رات میں سوتے وقت آیا تو تب بھی وہ اپنی زیبا کو اس کے کمرے میں سونے سے منع کر دیا تھا۔ اب آرام سے ریسٹ کرے، روزہ بھی رکھنا ہوگا، اب آرام میں رہیں گی تو بی پی شوٹ کر جائے گا، میں ہوں نا یہاں۔ باپ کے اصرار پر رادیہ کا دل کیا کسے اس کا دماغ ٹھکانے لگا تھا، وہ کیوں اب مہربان ہو رہا تھا، اب جب اسے ضرورت نہیں تھی، نہ اس کی نہ اس کے تعلق کی۔ آخری دھچکا بہت شدید تھا، کیا تھا اگر وہ انسانیت کے ناطے ہی اسے تھام لیتا، مگر جس طرح اس نے رادیہ کا جھٹکا، وہ جھٹکنا اس کے دل پر گھونسے کی طرح لگا تھا۔ اس چوٹ کی درد اب کبھی نہیں جانے والی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، تمہیں تنگی ہوگی، زیبا نے رادیہ کا خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کہا تھا۔ وہ تو ماں باپ تھے، انہوں نے باپ کو معاف کر دیا تھا، مگر وہ جسے نہ جانے کیا کیا سہنا پڑا تھا، وہ کیسے معاف کرتی۔ میں نے فی الحال کچھ دن آف لے لیا ہے، جو کوئی کام ہوگا وہ میں گھر پر لیپ ٹاپ پر کر لوں گا، باقی ابو سنبھال لیں گے۔ اس نے رسانے سے کہا تھا، اچھا چلو، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے جگا دینا۔ وہ بادل خنواستہ وہاں سے اٹھی تھی، زرینہ نے کہیں یہاں لیٹے زیبا کی جاتے ہی جیسے ہی وہ نے دروازہ بند کیا، رادیہ کی اسپاٹ آواز آئی تھی، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس نے دل سے تسلی دی تھی، آپ ہیں اسی لیے پریشانی ہے، رات کو اٹھ کر گر بھی گئی بیڈ سے تو آپ کیوں اٹھائیں گے، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ وہ نے بڑے سکون سے اس کا یہ لہجہ برداشت کیا تھا، کسی قسم کا ری ایکشن نہ دے کر رادیہ حیران ہوئی تھی۔ بڑے آرام سے اس کی دوائیاں چیک کر کے اس نے نائٹ بلب آن کیا تھا، لائٹ آن کر کے اس کی جانب بڑھا، وہ سانس روکے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے، جھک کر اس کے شانوں سے تھام کر آگے کیا۔ رادیہ کو لگا ایک سنسنی سی پورے جسم میں پھیل گئی ہو، جو 3 تکیے اس کے پیچھے ٹیک لگائے رکھے تھے، ان میں سے 2 ہٹائے، پھر اسے بازو آگے کیے کیونکہ اس نے ابھی ٹانگ پر زیادہ زور نہیں دینا تھا، پھر دوبارہ سے بیڈ پر لٹایا۔ وہ کمر سیدھی کرتی تو آرام سے لیٹ جاتی۔ رادیہ اس کے وجیہہ چہرے کو حیرت بھری نظر سے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ناگواری تھی، نہ کوئی بیزاری، ایسے جیسے محبتیں ٹپک رہی ہوں۔ وہ گمسم سے ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی، اسے دوبارہ کندھوں سے تھام کر لٹایا، اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی، پھر سیدھے ہو کر اس کی ٹانگوں پر کپڑا دیا۔ کیوں کر رہے ہو آپ یہ سب؟ آخر حیرت کو الفاظ ملے۔ میرا فرض ہے، بڑے آرام سے جواب آیا تھا، میری کمزوری تو ویسے بھی اب آپ کی نظروں میں آ گئی ہے، اب تو راستہ صاف ہے، آپ اسے بہانہ بنا کر مجھے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام لے۔ وہ اس کے قریب تکیہ رکھ کر لیٹا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے بڑی فرصت سے اس کی زبان کے تیر سے آ رہا تھا۔ وہ خیر، میں لے ہی لوں گا کسی اور کی زندگی میں، لیکن آپ کو نہیں نکالنا، اگر نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ وہ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے اسے بھی چڑھا رہا تھا۔ ہوں۔ رادیہ کو جب جواب نہ سمجھ آیا تو غصے سے منہ دوسری طرف موڑ لیا، ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالے، سوچیں۔ تکیے پر سر رکھتے ہی اس کا باز ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے کہا۔ رادیہ نے جھٹکنا چاہا اور بھی مضبوطی سے تھاما گیا۔ ہاتھ ہٹائیں، کیوں پکڑا ہے؟ وہ دبے دبے انداز میں چیخی تھی، اس لیے کہ رات کو جب آپ ہلکی سی بھی جنبش کرے تو میری آنکھ کھل جائے۔ محبت سے گندا چہرہ رادیہ کے زخموں پر جیسے نمک بن کر لگا تھا، اور تکلیف بڑھا دیا۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کہا تھا زرینہ کو یہیں رکنے دیں، وہ سرد اور خشک لہجے میں بولی تھی۔ کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ سمجھ لو اور اب خاموش ہو کر سو جاؤ۔ پتہ نہیں کیسی نیند کی دوائی ڈاکٹر نے دی ہے، لگتا ہے آپ کی نیند اڑ گئی ہے۔ بڑبڑاتے ساتھ ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ خاموشی چھائی تو رادیہ کو بھی نیند نے جکڑ لیا تھا۔ رات میں کسی پل اس کا گلا خشک ہوا، ایسے جیسے کانٹے چبھے ہوں۔ آنکھیں کھول کر دائیں جانب سوئے، واہب کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اس کا احسان لینے کی بجائے اس نے سوچا خود اٹھ کر پاس پڑے جگ سے پانی پی لیا۔ ابھی آہستہ سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے ہاتھ نکالا، دیکھا واہب پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، ذرا سے اٹھ بیٹھا تھا۔ رادیہ نے کوفت سے اسے دیکھا تھا، کیا ہوا، کیا چاہیے؟ تیزی سے اٹھ بیٹھا تھا، پانی لینا ہے، میں نے لیتی ہوں، میں یہاں ہی تو پڑا ہے۔ اس کا بیزار سا لہجہ نظر انداز کرتے واہب اٹھا تھا، اس کی سائڈ پر آ کر اٹھنے میں مدد دی تھی، پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ جب رادیہ نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا، ٹانگ خراب ہے، ہاتھ سلامت ہے، میں خود پی سکتی ہوں۔ رادیہ کی بات پر اس نے خاموشی سے ایک گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، پانی پی کر وہ واپس لیٹ گئی۔ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ اب کون سا ڈرامہ رہ گیا ہے جو پلے کرنا باقی ہے؟ الجھی جا رہی تھی، اس کی کسی طرح بات پر وہ غصہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ان چند دنوں میں ایسی کیا کایا پلٹ گئی کہ وہ سب کچھ بھول گیا تھا؟ یہ بھی تھا کہ وہ ایک انچاہے رشتے کے سبب اس کے گھر اس کے پاس موجود تھی، صرف اتنی غرض کہ شاید میرے ایسا کرنے سے آپ کی کوئی دعا مجھے لگے اور میرے وہ کام جو سب الٹے ہو گئے ہیں سیدھے ہو جائیں۔ پرشوق نگاہوں سے اس کا الجھا بکھرا روپ دیکھا تھا۔ دعا تو کبھی نہیں نکلے گی، اب وہ تلخ لہجے میں بولی تھی، لیکن
लगी शर्त। वहाब ने यकदम इसके सामने अपनी चौड़ी हथेली फैलाई थी। मुझे ऐसी बेहुदा हरकतें करने का कोई शौक नहीं है। चेहरा मोड़कर सवार लहजे में बोले। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा बजा। वहाब उठकर बैठा था। चाइन सेबा ने इसकी इजाज़त मिलते ही कदम अंदर रखा। कैसे हो बेटा? मोहब्बत से राधे के करीब आते माथे पर प्यार दिया। बेहतर हूँ, इसने हल्की सी मुस्कुराहट से जाकर जवाब दिया। वहाब ने हसरत से इसकी मुस्कुराहट देखी थी। बेटा रोज़ा रखना है? अब इनका रुख वहाब की जानिब था। जी जी यूँ नहीं कहते साथ ही वॉशरूम में मुँह हाथ धोने चला गया। मैंने भी रखना, इसने ज़िद की। बेटा वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दवाई लेनी होगी तुम्हें तो। वो हिचकिचाई थी। आंटी मैंने और करना भी क्या है? सारा दिन तो बस यहीं बैठे रहना है। कौन सा कोई काम करना है कि रोज़ लगेगा? इसने फिर से कहा था। वहाब बाहर आकर इनकी तकरार सुन रहा था कि आज का रख कर देख लो, कसवा तक सही रहा तो रख लेना। वहाब ने मसला का हल निकाला। डॉक्टर से नहीं पूछा? ना बेटा। ज़ेबा ने फिर से कहा। आप सहरी तैयार करवाएं, मैं डॉक्टर से अभी कॉल करके पूछ लेता हूँ। वो भी तो इस वक्त सहरी के लिए उठे होंगे ना। इसने मोबाइल पकड़ते हुए एक और हल निकाला। राधिया ने चूर नज़र से इसकी चौड़ी पुश्त को देखा था। फिर डॉक्टर की इजाज़त मिलती वापस इसकी और अपनी सहरी कमरे में ले आया। बेड पर जनीना ने सब तरीके से रखा था। वहाब ने इसकी प्लेट में सालन निकाला, रोटी से नमाई। सहरी करने के बाद राधिया ने वज़ू करने की भी ज़िद की थी। मैं बैठ कर तो नमाज़ पढ़ सकती हूँ ना। इसकी बात पर वहाब ने इस बात में सर हिलाते इसे सहारा देकर कि आस्ता आस्ता इसे चलाते रूम में तक ले आते। इसकी कमर के गिर्द बाजू बांधते इसे वज़ू करने का इशारा किया। राधिया ने बाजू तक सब वज़ू आराम से कर लिया था। अब पाँव धोने की बारी थी। बाहर चलो, मैं एक बाउल में पानी लाता हूँ। हाथ पर लगाकर हल्का सा मसा कर लेना। वहाब की बात पर इसने हौले से सर हिला दिया। वहाब ने दोबारा इसके कंधे को थाम कर हौले हौले चलाते हुए बेड के करीब लाया। फिर बिठा के इसकी टांग आस्ता से थाम कर ऊपर रखी। आया बाउल में पानी लाया ला दिया लाया और राधिया ने मसा करके दुपट्टा नमाज के अंदाज में बांध कर बैठ के नमाज अदा की। वहाब भी इतनी तेज़ी में नमाज से फारिग हुआ। मुझे कुरान पर पढ़ा देंगी, एक और ख्वाहिश। वहाब सर हिलाते पकड़ा देंगे, एक और ख्वाहिश। वहाब सर हिलाते बैठ गया। वापसी पर इसके हाथ में कुरान था। राधिया को पकड़ा खुद दूसरी जानिब आकर लेट गया। राधिया ज़ेर लब कुरान पढ़ रही थी। सुनो, एकदम वहाब ने इसे पुकारा। राधिया सवालिया नज़र से इसे जानिब देखा था। ऊंची आवाज़ में क़िराअत करो। इसकी फरमाइश पर राधिया ने लब भेजे तो वही दिन फिर से याद आया था। ठंडी सांस लेकर ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगी। वहाब ने इसके करीब इसी अंदाज में सर रखा। इसकी आवाज़ की मिठास इसके अंदर घुलती जा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब राधे की हालत काफ़ी हद तक ठीक थी। सुबह जब जिस लम्हे वाहिब की आँख खुली तो राधे कमरे में नहीं थी। अब वो स्टिक पकड़कर आस्ता से खुद चल लेती थी, मगर अभी इसे सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया गया था, इसलिए फ़िलहाल वो दोनों गेस्ट रूम में ही थे। वहाब मुँह हाथ धोकर बाहर लाउंज में आया तो वो अखबार पढ़ने में मगन थी। राधिया ने एक नज़र उठाकर सामने से आते वहाब पर डाली, फिर वापस अखबार की जाने मतवज्जा होगी। वहाब थोड़ा फासले पर इसी के साथ सोफे पर बैठ गया था। राधिया को उम्मीद थी कि कल रात की बातों के बाद वहाब इससे कोई उम्मीद नहीं लगाएगा, जिसने कल रात वहाब ने इससे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया था और इसने साफ इनकार कर दिया था और इसकी बातों को भी मजाक में लिया था। मगर इसे हैरत की इंतहा हो रही थी जब इसके घुटनों पर मज़े से कुशन रखकर वो इस पर सर रखकर लेट गया था। वहाब पर को एहसास हो गया था कि वो इस लड़की से मोहब्बत करने लगा है और इसने कितना इसके साथ गलत किया। राधिया ने घबरा कर एक नज़र अंदर काम करती ज़ेबा और ज़रीना को देखा, फिर घूर कर वहाब के नए घने बालों वाले सर को देखा। ये क्या बेहूदगी है? वो दबे दबे लहजे में चीखी थी। क्या? वहाब ने आंखों पर रखा हाथ हटाकर सुर्ख इसका सुस्त चेहरा देखते पूछा, यहाँ क्यों लेटे हो? उठो यहाँ से। वो यकदम उठ नहीं सकती थी, नहीं तो कब कि इसका सर नीचे पटक चुकी होती। आपको समझ क्यों नहीं आती? क्या मुझे इन सब हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उसकी मासूमियत पर जश हुई थी, मगर आपको ये क्यों नहीं समझ आती कि अब आपकी बेजारी से मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो भी इसके अंदाज में बोला था। आप क्योंकि अपनी ज़िंदगी में तबाह कर रहे हैं, मुझे आपके साथ अब रहना ही नहीं है। राधिया ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं अब भी तो पूरी ज़िंदगी के साथ आपके साथ ही सही कर रहा हूँ, वो खोए अंदाज में बोला था, मगर ये सब अब मेरे साथ ठीक नहीं है। मैं अब अपनी आधा ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करूँगी। बहुत कर लिया दूसरों पर इन्हिसार है। जिस हमदर्दी का बुखार आपको चढ़ा है ना, वो 4 दिन में उतर जाएगा। वो तलखी से बोली थी। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। वहाब ने यक तक इसके करीब होते सरगोशीनुमा अंदाज में कहा। इस बार नफ़रत के किनारे पर आप खड़ी हो जाएँ और मोहब्बत के किनारे पर मैं। जिसका जज्बा ज़्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा और फिर दूसरे फरीक को इसकी बात माननी पड़ेगी। वहाब की बात पर वो और तपी थी। मैंने पहले भी आपसे मोहब्बत नहीं की थी। साहब को इसे बोलती वो इसे आईना दिखा गई थी, लेकिन रिश्ता निभाने का इरादा तो किया था ना। वहाब की बात पर वो चंद लम्हे खामोश हुई थी। मैं एक इंच भी अपनी जगह से हिलने वाली नहीं हूँ, वो धमकी में से लहजे में बोली थी। हिलना भी मत, बाजू मैं उठाकर अपनी तरफ ले आऊँगा। वहाब के चेहरे पर गहरी दिलकश मुस्कान बिखरी, जिसने राधे की पलकों को लरसने पर मजबूर करते था। फजूल बातें। स्टिक अपने करीब करके वो उठना चाही जब इसने अपने
نے پہلے ہی وہاب نے اٹھ کر اسے سہارا دیا تھا، میں خود چل سکتی ہوں۔ وہ پھر اسے کے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہتی تھی، وہ اسے پل پل دھکا رہی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کچھ دن پہلے وہاب نے اسے دھتکارا تھا، مگر وہ اپنے حوصلے مضبوط رکھتے ہوئے تھا، الحمدللہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں جیسے آپ نے مجھے اپنا عادی بنا کر اس محبت میں جکڑا ہے، میں بھی اب آپ کو اپنا عادی بنا کر اس محبت میں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں۔ اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کی ناراض نظروں میں اپنی محبت پاش نظر کرتے اسے ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ رادیہ نے ویسے ہی طنز کیا جیسے کبھی وہ کرتا تھا۔ ویل سی، وہاب نے اسے گویا چیلنج کیا، اور پھر اس نے جو کہا وہ سچ کر کے دکھایا۔ رادیہ کی ہر بیزاری کے جواب میں اس کے پاس اسے دینے کو صرف محبت ہی احساس ہوتا۔ انہی دنوں میں چاند رات بھی آ گئی تھی۔ جب وہاب عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آیا تو اس کے سر ہو گیا۔ چلو مہندی لگوا کر آؤ۔ وہ جو بیڈ پر مزے سے بیٹھی تھی، موبائل میں مصروف تھی، اچانک اس افتاد پر تیوری چڑھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور کوئی مہندی وہندی نہیں لگانی، وہ کڑے لہجے میں بول کر جواب دے کر دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ جانا تو پڑے گا، میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ بوڑھی عورتوں کو مہندی اور میک اپ سے کیا سروکار، وہ پھر سے اس کے طنز کیا تھا۔ وہ جو بیڈ کے دوسری سائڈ بیٹھا تھا، محبت سے اس کے چہرے پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیری۔ رادیہ اس کی ہر جرات پر غمگین نظروں سے اسے دیکھنے لگی، سر سے پیچھے ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے دور رہ کر بات کیا کریں۔ ناگواری اس کے چہرے کا احاطہ کر چکی تھی۔ اور کتنی بار میں نے کہا ہے کہ اب دوری کی باتیں مت کیا کر۔ اٹھو، اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر رکھا۔ کیا مصیبت ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ وہ زبردستی اس کے جانب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگا۔ جب وہ کوفت سے بولی، اوکے، باقی کے کوسنے واپس آ کر لینا۔ وہاب نے اسے ہار نہ مانتے دیکھ کھڑا کر کے دم لیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسٹیک کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاب نے اس کی اسٹیک اس کی پہنچ سے دور کر لی۔ جب میں ہوں تو ان کھوکھلے سہاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا دوپٹہ کندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے جس توجہ سے بولا تھا، رادیہ کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ مجھے اس سہارے پر اعتبار نہیں ہے، یہ رادیہ نے نگاہیں جھکا کر کانپتے لہجے میں بولی۔ وہاب کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ اعتبار بھی آ جائے گا، چلو تو صحیح، راستہ کوئی مل ہی جائے گا۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اس کی بچھانے کے ساتھ ٹکائے گنگنایا تھا، ایک آخری موقع دے دو، وہ حسرت سے درخواست کی تھی، ابھی مجھے سوچنے دے۔ وہاب نے شکر کیا کہ اس نے نہ تو نہیں کی، نہ اوکے سوچ لو۔ پیچھے ہوتے ایک نظر اس کے صبح چہرے پر ڈالی، پھر اس سے لیے باہر کی جانب آیا تھا۔ تمام راستے اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے ہاتھ کے نیچے دبائے گاڑی چلاتا رہا۔ رادیہ نے تمام راستے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہاب نے اسے مخاطب کیا، بس دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے، اور پہلی بار ان کے درمیان خاموشی بے حد معنی خیز تھی۔ محبت کی وائبز ایک دل سے دوسرے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ جس وقت وہ مہندی لگا کر باہر آئی، وہاب نے تیزی سے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا تھا، پھر اسی طرح تھامے گاڑی کی طرف آیا تھا۔ مہندی ابھی گیلی تھی، اس مصیبت میں پھنسا دی ہے سچی، اب اسے جب تک سوکھے گی نہیں تب تک بندہ کچھ کر نہیں سکتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی دھائیاں شروع ہو چکی تھی، جنہیں زیر لب مسکراتے ہوئے وہاب مزے سے سن رہا تھا۔ اس کا کیچر بالوں میں بالکل ڈھیلا ہو چکا تھا۔ وہ بازو کو اوپر لے جا کر کونی سے بار بار بالوں کو پیچھے کرتی۔ کیا ہوا؟ وہاب اس کی یہ حرکت دیکھ کر سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کونی بار بار چہرے تک کیوں لے کر جا رہی ہے؟ یہ جو زلفیں کھل گئی ہیں میری، کیسے باندھوں؟ وہ روحان سی آواز میں بولی تھی۔ وہاب نے نفی میں سر ہلایا، پھر گاڑی سڑک کے کنارے پر روکی اور پھر اس کی طرف مڑا۔ گاڑی روکتا دیکھ کر وہ الجھی، ایک اور حکم آ گیا۔ کیوں؟ اس نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اسٹیئرنگ چھوڑے پورا اس کی جانب مڑا ہوا تھا۔ بال باندھوں نا، وہاب نے وضاحت دی۔ وہ سانس بھر کر مڑی۔ اس وقت وہاب کی مدد کے لیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ وہاب نے کیچر اتار کر اس کے سب بال سمیٹے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چہرہ اس کے بالوں کے پاس لے جاتے محبت بھرا لمس اس پر چھوڑا۔ رادیہ اس کا لمس اپنے سر پر محسوس کرتے یکدم کانپی تھی۔ وہاب نے جیسے ہی کیچر لگایا وہ چیخی تھی، اتنے زور سے نہیں لگانا تھا، سارے بال کھینچ رہے ہیں۔ اس کے چلانے پر اس نے کیچر اتار دیا۔ یار اب مجھے کیا پتہ کیسے لگاتے ہیں، میرے خیال میں روزانہ 2 مرتبہ اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، پھر میں ایکسپرٹ ہو جاؤں گا۔ کیچر تھوڑا سا ڈھیلا کر کے لگاتے اب کی بار وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ رادیہ نے خاموشی سے اسے گھورا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ کیسے کھاؤں گی، ہاتھوں پر تو یہ لگی ہے۔ آئس کریم کے نام پر دل آیا تھا، مگر ہاتھوں کی طرف بے چارگی سے دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس کا بھی حل ہے۔ وہ اس کے منع کرنے پر خوش ہوتا ہوا گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب بڑھاتے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے وہاب کا ہاتھ، اس کی نظر کی گرمائش، لہجے کی محبت، سب اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کیا دل نے بند دروازے کھول دیے تھے؟ کیا زخم سلنا شروع ہو گئے تھے؟ اس نے گردن موڑ کر مردانہ وجاہت کے شاہکار اپنے شریک سفر کو دیکھا۔ وہاب نے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی، وہاں موجود لڑکا تیزی سے گاڑی رکتے ان کی طرف آیا تھا۔ وہاب نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سر یہ لیں، آپ کو کون سا فلیور چاہیے؟ اس میں سے وہ لڑکا اپنے پروفیشنل انداز میں وہاب کو ایک کارڈ پکڑا کر مدب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہاب نے اس کا کارڈ پر موجود درج مختلف آئس کریم کے ناموں پر نظر دوڑائی۔ کون سا لوگی؟ وہاب نے ایک نظر رادیہ کو دیکھا۔ میں کھاؤں گی کیسے؟ وہ اپنے مسئلے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس نے بنانا
آرڈر کیا کہ تھی سر لڑکے نے پھر مدمن سے پوچھا دو رادیہ ایسے گور کر رہ گئی تھی جیسے لڑکا گیا وہاب نے رادیہ کی جانب دیکھا تو کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا آئس کریم کھانا بھی مجھے کیوں کھانے کا ارادہ کر رہی ہو اپنے کہکے کو بمشکل روک کر اسے بھرپور نظر سے دیکھتے ہوئے بولا کھاؤں گی کیسے دیکھے ابھی بھی گیلی ہے اس نے ہاتھ آگے کر کے ناراضگی سے کہا میں کس لیے ہوں وہاب نے گہری نظر سے دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا رادیہ اس کی نظر سے نروس ہو رہی تھی چہرہ مڑ کر ونڈو سے باہر دیکھنے لگی لیکن وہاب ٹٹکی باندھے سے دیکھ رہا تھا رادیہ اس کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کرتے اچھی طرح محسوس کر سکتی نہ جانے کہ مزاحمتی لہجہ آج کل ماند پڑ گیا تھا کیا مسئلہ ہے آخر رخ موڑ کر دوبارہ سے گھٹ کر دیکھا تھا ماتھے پر بل نمایاں تھے وہاب کی جان لیوا مسکراہٹ اس کے دل میں شور برپا کر گئی تھی محبت سے اس کے ماتھے پر موجود بل پر شہادت کی انگلی پھیرے اگر میں تھوڑی بہت باتیں مان رہی ہوں نا تو فضول میں حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکاتی آواز پر مشکل قابو پاتے اس نے رعب جمانا چاہا اتنی سی ہو آپ یہ رعب کہاں سے لے آتی ہو ہاتھ پیچھے کر کے سینے پر باندھتے ہوئے اپنی بولتی ہوئی اس کی آنکھیں ناراض آنکھوں میں ڈکارتے ہوئے مزید سے بولا تھا اتنی دیر میں لڑکا آئس کریم لے آیا تھا وہاب نے شکر ادا کیا دونوں کو کون سے پکڑی چلو لڑکی شروع ہو جائے سیدھے ہاتھ والی آئس کریم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اسے لڑ کیا تھا رادیہ نے کچھ دیر آئس کریم کی پہلی بائٹ لی تھی پھر آہستہ سے کھاتی رہی وہاب بھی شرافت سے اسے کھلاتا رہا اور اپنی کھاتا رہا جس اسپیڈ سے کھا رہی ہو مسز یہ پگھل کر میرے ہاتھ پر گر جانی ہے وہاب نے اس کی سست روی پر ٹوکا تھا باپ کی طرح اتنا بڑا منہ نہیں کھول سکتی مجھے سے اس پر چوٹ کر گئی تھی اچھا ویسے بے نیازی ہے مگر نظر پوری میری طرف رکھی ہوئی ہیں وہاب نے آنکھیں سکڑ کر کہا پھر یکدم اس کی آئس کریم اپنی والی کے ساتھ ایکسچینج کر لی کیا ہے رادیہ اس کی حرکت پر بول رہی تھی اب آپ یہ والی ٹیسٹ کریں میں یہ والی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی دونوں ایک ہی تو فلیور ہیں اس نے پھر کندھے جھٹکے تھے ہاں مگر اس میں آپ کا ذائقہ گل گیا ہے اس میں میرا دونوں بدل کر دیکھتے ہیں کس کی زیادہ ذائقہ دار ہے رادیہ نے تیز نظریں اس کی ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ پر ڈالی تھی مجھے نہیں کھانی ایک دم پیچھے چپ کر کے کھاؤ نہیں تو منہ پر مل دوں گا وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا نہیں کھانی تو بس نہیں کھانی وہ بس ضد ہوئی تھی آپ جانتی ہو نا اپنی بنا کر دم لیتا ہوں کھاؤ شاباش ہوا وہ آپ کی والی میں تو کھٹا میٹھا ٹیسٹ ہے آپ کی طرح اس کی آئس کریم سے ایک بائٹ لیتے ہوئے شاہ سے دیکھا تھا اس نے بھی اب غصے میں آئس کریم سے بائٹ لے لی تھی بالکل آپ کی طرح ہے کڑوی اس کے غصے سے کہنے پر وہ کہہ نہ روک سکا تھا ویری گڈ اچھا مشاہدہ ہے اب چلو شاباش کھاتی جاؤ اور تبصرے کرتی جاؤ وہ اسے پچکار کر بولا تھا واہ کیا ایک اور ذائقہ میٹھا اور تھوڑا سا سرریل وہاب نے ایک اور بائٹ لیتے اس پر تبصرہ کیا اس نے بھی ایک اور بائٹ لی انتہائی گندا ذائقہ بے وفا مطلبی دونوں بائٹ لیتے اور ایک دوسرے پر تبصرے کر رہے تھے جب کھا چکے تب واحد نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر بڑے دھیان سے اس کا منہ صاف کیا تھا وہ آج کیا سیر حاصل آئس کریم کھائی ہے بھرپور تبصروں کے سنگ وہاب نے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی لہجے میں اب شرارت یان تھا کہ کبھی مصیبت نہیں لگاؤں گی رادیہ نے تیکھی نظروں پر اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی پر ڈالی اب تو وقتاً فوقتاً مصیبت آپ کو مول لینی پڑے گی کیونکہ مجھے یہ ہاتھوں پر لگی بے حد اچھی لگ رہی ہے وہاب نے ایک سلسٹری مگر بھرپور نظر اس پر ڈالی رادیہ آپ کی بات خاموش ہو گئی تھی جس لمحے وہ لاؤنج میں داخل ہوا ٹھٹک کر دروازے کے قریب ہی رک گیا تھا عید آ گئی تھی اس کے لائے ہوئے سفید فراک جس پر خوبصورت دھاگے کا کام ہوا تھا اس چوڑی دار پجامے پر ایک کندھے پر چنا ہوا دوپٹہ ڈالے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنے خوبصورت سے کی کے میک اپ اور کھلے بالوں میں وہاب کو کسی حور سے کم نہ لگ رہی تھی رادیہ نے اتنا سب سوچنے کے بعد اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا جس طرح اس نے شادی سے پہلے چھوڑا تھا خوشگوار سا احساس وہ اندر لیے بڑا جہاں وہ سمی سے سر پر پیار لے رہی تھی عید مبارک اس کی شوق کا لہجہ جہاں لیے آنکھوں میں وہ مشکل دیکھتے ہوئے اس نے عید مبارک کہنے میں پہل کی تھی وہاں نے وہ مشکل سے پریوں سے روپ سے نظریں ہٹائی تھی وہاں ماں کی جانب بڑھا چلو بیٹا گاڑی کی چابی پکڑو چچا کی طرف جانا ہے ان کا معمول تھا کہ وہ عید والے دن بھائی کے گھر جاتے تھے سب مرد مل کر ماں باپ کی قبروں پر جاتے تھے اور پھر کھانا کھا کر باقی رشتے والوں کی طرف آپ لوگ ریڈی ہیں وہاں نے ان دونوں سے دریافت کیا جو بیگس پکڑے ہی تیار کرتی تھی سمیع اور زیبا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے جس لمحے وہ بھی ان کے پیچھے ہی لاؤنج سے نکلی تھی کہ واحد نے راستہ روک لیا رادیہ کا دل کی دھڑکنیں بڑھی تھی آپ کون ہیں مس جان پشکے سے چہرہ تھا آپ کے پیرنٹس کی چہیتی بہو وہ کہاں زیادہ دیر گھبرانے والی تھی وجہ سے جواب دیتے اس کے سائڈ سے نکلنے لگی جب اٹھتے ہوئے واحد نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی بازو پر رکھا تھا رادیہ نے نظر اٹھا کر محبت کے یہ انداز دیکھے وہ واقعی اس کا سہارا بن گیا تھا وہ دونوں واحد کی گاڑی کی طرف بڑھے تھے اسے بٹھا کر واحد اپنی سیٹ پر آ بیٹھا تھا گاڑی چلاتے وقت اس کی پرشوق نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی مجھے لگتا ہے اگر میں لنگڑی نہیں ہوتی تو آج آپ کی یہ حرکتیں مجھے لنگڑا کر کے چھوڑیں گی رادیہ کی بات پر وہ اس کی بات کی تہہ تک تو نہیں پہنچا مگر کہہ بھی نہیں روک سکا وہ کیسے جس حساب سے آپ کی نظریں سامنے کی بجائے بائیں جانب ہیں ایکسیڈنٹ لازمی تھا اس کے دیکھنے پر زور کر گئی تھی ہاں کیا کروں نظروں پر کس کا زور ہے محبت سے گندا لہجہ اس پر نروس کر گیا تھا میں ابو سے کہتی ہوں آپ کا بیٹا نہیں پاگل ہو چکا ہے مجھے اس سے خطرے کی بو آ رہی ہے پلیز مجھے اب اپنی گاڑی میں شفٹ کر لیں اس کے ابو کہنے پر وہ چونکا تھا ابو اس والے نظر سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ اپنے ابو کو وہ ابا کہتی تھی میرے اور آپ کے ابو سمیع احمد وہ اس کی حالت سے
اٹھاتے ہوئے بولی تھی، تو کیا وہاب کو اپنی حیرت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملے تھے؟ نہیں خیر، اب اتنی جلدی بھی میں ماننے والی نہیں ہوں۔ رات کو اپنے اجازت نامے کے بعد کچھ کہوں گی۔ رادیہ کی بات پر الجھا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو خوشگوار سا احساس تھا وہ یک طرح ختم ہوا تھا، تو کیا وہ بھی دوریوں کی بات کر رہے گی؟ اس کے بعد سارا دن وہ الجھا رہا تھا اور رادیہ اس کی حالت پر دل ہی دل میں مسکراتی رہی تھی۔ گھر واپس آتے انہیں رات ہو گئی تھی۔ زیبا اور سمیع تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ وہ وہاب کے ساتھ کچن میں آئی تھی۔ مجھے چائے پینی ہے، اس کی فرمائش پر وہ اس کے لیے کچن میں آیا تھا۔ سب چیزیں اس کے پاس رکھتے تاکہ اسے بار بار پکڑنے میں چلنے نہ پڑے۔ رادیہ نے پانی ابالتے ساتھ ہی سب چیزیں ڈالی، بس کی ایک ایک کر دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پر قفل لگا تھا۔ یکدم نہ جانے کیا ہوا، آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کے کندھے تھام رہے تھے۔ بس کر دو یار، کب تک یہ سر میری قائم رکھو گی؟ رادیہ سے اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتر پتر سانسوں کو بمشکل ہموار کیا، چہرہ موڑ کے اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا تھا۔ جب تک آپ اجازت نامے پر سائن نہیں کریں گے، اس سرد لہجے میں بولی وہاب نے۔ سرت سے سر اٹھا کے اس کو دیکھا۔ سب کچھ مانگ لینا مگر جدائی نہ مانگنا۔ اس کے لہجے میں کیا تھا؟ خوف، التجا، گزارش؟ رادیہ خاموش سی چائے کپوں میں ڈیر رہی تھی کہ وہاب نے تھامی اور اس کے لیے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک کاغذ نکالا۔ وہاب نے بیڈ پر بیٹھتے کنکھیوں سے اس کاغذ کو دیکھا، جس کی تہہ اب وہ کھول رہی تھی۔ اجازت نامہ اور شرط نامہ دونوں ہے۔ مزے سے پیپر پکڑے رخ وہاب کی طرف بولی تھی۔ وہاب سانس روکے اس کو سن رہا تھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر ہونے کا طعنہ نہیں دیں گے۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، مطلب وہ زندگی کی شروعات سے پہلے سے کچھ منوانا چاہتی تھی۔ اعصاب یکدم ڈھیلے پڑے تھے۔ ڈن، چہکتی آواز پر رادیہ نے کاغذ سے نظر اٹھا کے اس کے مطمئن چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے بوتیک بند کرنے کا کبھی نہیں کہیں گے۔ ڈن۔ اب کی بار وہاب نے سر اس کی گود میں رکھا تھا۔ فضول میں ہر وقت اوور نہیں ہوں گے۔ اس کا اشارہ اس کا سر گود میں رکھنے کا تھا۔ ہاں ڈن، ہاں ڈن۔ اس نے سوال نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہاں، نہ فضول حرکتیں بی بی کے ساتھ نہ کروں تو کس کے ساتھ کروں گا؟ اس کی بات پر اس نے منہ بنا کر دوبارہ کاغذ کو پڑھنا شروع کیا۔ آخری اور سب سے اہم شرط، کسی لڑکی کو دیکھیں گے اور دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ڈن ہی ڈن میری جان۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس قدر میرا خون خشک کیا ہے صبح سے، اور عید بھی نہیں ملی۔ وہ منہ پھیلائے شکایتیں کھول رہا تھا۔ میری عیدی کا ہوش ہے؟ وہ کب دی مجھے؟ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ ابھی دوں گا، پہلے بتاؤ۔ معاف کر دیا؟ وہاب نے پھر تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہل دیا۔ وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن میں خود کو، آپ کو اور اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں۔ آپ کا یوں پلٹ کر آنا یقیناً اللہ کی رضا میں اور اس کی رضا میں میری رضا ہے۔ بس مجھے کبھی یوں سے بے وقت نہ کرنا۔ اور وہ آج سے اسے دیکھتی اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ وہاب نے محبت سے اسے خود میں سمو لیا تھا۔ کبھی نہیں کروں گا۔ بہت دعائیں مانگی ہیں، آپ کا دل میری جان مائل ہو جائے۔ ایک بار پھر اس نے سب تلخیوں کے لیے معافی مانگی۔ اصل محبت تو اس رشتے میں ہے، عمروں کے فرق میں کیا رکھا ہے؟ وہ آنکھیں موندے محبت کو خود پر نچھاور ہوتے دیکھ رہی تھی، محبت محسوس کر رہی تھی۔ ناول کا نام تھا چاند میری دسترس میں، اور اس کی رائٹر ہیں انا الیاس۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ میرے خیال سے بلکہ اچھا تھا، کیوٹ سا، سویٹ سا۔ تو آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس دینا ہے، اور اب ملتے ہیں کل یا پرسوں نیو ناول کے ساتھ اور کمپلیٹ ناول کے ساتھ۔ تو میں ایسا کروں گی کہ جو نیو ناول آنے والا ہوگا اس کی اسنیک پک دے دیا کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس طرح کا ناول آنے والا ہے، تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ ہو۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ موسم بھی بہت زیادہ سرد ہے اور سب کی طبیعت بھی خراب وغیرہ ہو رہی ہے، تو اس لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔